तो मैं एक बार बता देता हूँ आपको, स्टार्टिंग से फिर से बता देता हूँ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो इन्वर्जन क्या होता है? ऐसा सेंटेंस होता है जहाँ पे सेंटेंस एडवर्ब से शुरू होता है, और ये सेंटेंस क्यों बनाया जाता है? एम्फेसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए बनाया जाता है, राइट? तो यह सेंटेंस जो होता है नॉर्मली एडवर्ब से शुरू होता है। अभी ऑन, ऑन में। हाँ अभी ऑन कर दिया मैंने। इज इट क्लियर नाउ? अभी क्लियर है? हेलो? यस सर। हाँ सर। ओके, इज इट ऑडिबल नाउ? यस यस सर। एंड थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी, अक्षता। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज इन्वर्जन? इन्वर्जन बेसिकली मीन्स, ये जो वर्ड है इन्वर्जन, इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है? दिस इन्वर्जन मीन्स उल्टा करना, मतलब कोई भी चीज को इन्वर्ट करना। लाइक जो हम लोग रेसिप्रोकल कहते हैं, सेम वे इन्वर्जन होता है, इन्वर्ट करना। तो या पढ़ा? एनी डाउट? ओके फाइन। सो टू एम्फेसाइज, ये वर्ड आप ध्यान रखिए, टू एम्फेसाइज द सेंटेंस, एडवर्ब्स या एडवर्ब फ्रेजेस, ये दो चीजें यूज होती हैं इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के स्टार्टिंग में। इन दिस केस वर्ब इज यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट। जो वर्ब होता है ये यूज नहीं है, यूज्ड होगा, यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट, एंड पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट इज कॉल्ड इन्वर्जन। तो सब्जेक्ट से पहले वर्ब लगाना इन्वर्जन कहलाता है, राइट? तो मैंने आपको ये बताया कि कोई भी सेंटेंस को एम्फेसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए हम लोग एडवर्ब से सेंटेंस शुरू करते हैं, और जहां भी सेंटेंस एडवर्ब से शुरू होता है वहां पे सब्जेक्ट से पहले वर्ब लगाना, उसे कहते हैं हम लोग इन्वर्जन। नॉर्मल हमारा जो होता है कैसा होता है? नॉर्मल सेंटेंस कैसा होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये नॉर्मल सेंटेंस होता है, जहां पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, एंड देयर आफ्टर हमारा क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। बट इन्वर्जन केस में क्या होता है? सेंटेंस पहले एडवर्ब से शुरू होता है, देन वर्ब आता है, देन सब्जेक्ट आता है, देन ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे देखो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आया हुआ है, और यहाँ पे वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले आया हुआ है। तो सब्जेक्ट से पहले वर्ब आना, दिस पोर्शन इज कॉल्ड इन्वर्जन। और ये लगता कब है? जब सेंटेंस हमारा एडवर्ब से शुरू होता है। नॉर्मली सेंटेंस हमारा नाउन प्रोनाउन से शुरू होता है, या किसी और चीज से शुरू होता है, इंट्रोडक्टिव सेंटेंस से शुरू होता है, इंट्रोडक्टिव वर्ड वगैरह से, या क्वेश्चन से शुरू होता है। बट एडवर्ब से सेंटेंस शुरू होता है, उस केस में वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं, एंड दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड इन्वर्जन। मतलब नॉर्मल सेंटेंस से उल्टा कर दिया आपने। नॉर्मल सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, और इन्वर्जन में वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है। क्लियर है? सो मूविंग फर्दर, इन्वर्जन दो टाइप के होते हैं। आप यहाँ पे देखो, एक होता है पार्शियल इन्वर्जन, एक होता है कंप्लीट इन्वर्जन। नाम से लग रहा है पार्शियल का मतलब क्या हुआ? पार्ट, एक छोटा सा पार्ट आपको कन्वर्ट होता है, इन्वर्ट होता है, पूरा पूरा इन्वर्ट नहीं होता है। जबकि यहाँ पे अगर देखा है तो लिखा हुआ है कंप्लीट, मतलब क्या हुआ? पूरा पूरा इन्वर्ट हो जाता है, पूरा पूरा उल्टा हो जाता है, राइट? तो पार्शियल इन्वर्जन में क्या क्या डिफरेंस है? पार्शियल इन्वर्जन और कंप्लीट इन्वर्जन को समझने के लिए पहले आपको वर्ब समझना पड़ेगा कि वर्ब क्या होता है, ठीक है? तो पहले हम लोग वर्ब को समझ लेते हैं। आपको थोड़ा वर्ब आपको बताना पड़ेगा मुझे, वर्ब बता देता हूँ वर्ब होता क्या है। देखिए, एक होता है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी वर्ब, या इसको हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है? और एक होता है हमारा मेन वर्ब, मेन वर्ब। क्या डिफरेंस है ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब में? लास्ट टाइम बताया था मैंने आप लोगों को। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब? क्या डिफरेंस होता है? ऑक्सिलरी वर्ब कौन से होते हैं? एनीवन? हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब कौन से होते हैं? हेल्पिंग वर्ब क्या होता है वो? सर, जो एडवर्ब को हेल्प करने के लिए एक और वर्ब ऐड करते। नहीं नहीं बेटा, एडवर्ब को हेल्प करने से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं उस चीज का। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, ये आपके टोटल 5 टाइप के होते हैं, ठीक है? जैसे मेन वर्ब To be 5 टाइप का होता है। To be you, to do verb, to to have be- verb, हाँ। modal verb or semi modal verb. हाँ, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आपके जो एडवर्ब से कोई लेना देना नहीं है। जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कौन से होते हैं? टू बी वर्ब, टू डू वर्ब, टू डू वर्ब, टू हैव वर्ब, देन मॉडल वर्ब, and semi-modal. एंड देन सेमी मॉडल, सेमी मॉडल।
ठीक है, ये 5 टाइप के आपके। आप किसके पीछे से आवाज आ रही है? बंद कीजिए आवाज आप लोग। ठीक है, किसकी आवाज आ रही है? बंद कीजिए आप आवाज। Fine. So to be verb is there, to do verb is there, to have verb is there, modal verb is there, semi modal verb। अब ये होते क्या है? To be verb में कौन कौन से होते हैं? सुन लो आप याद से। To be verb किसे कहते हैं? Is, am, are, was, were। ये 5 को हम लोग कहते हैं to be verb, राइट? कौन कौन से होते हैं to be verb में? To be verb में कौन कौन से होते हैं? Is, am, are, was, were। ठीक है, ये 5 जो होते हैं, 5 होते हैं टू बी वर्ब। टू डू वर्ब में कौन सा होता है? डू, डज, डिड। डन नहीं होता, ध्यान रखना आप। डू, डज, डिड, ये तीनों क्या होते हैं? 3 क्या होते हैं? टू डू वर्ब। और टू हैव वर्ब कौन कौन से होते हैं? हैज, हैव, हैड, Had. ये 3 क्या होते हैं? टू हैव To वर्ब, have. राइट? देन आता है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब में कितने होते हैं? 11 होते हैं। कौन कौन से? विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, ऑट टू। फिर से सुनो कौन कौन से हैं। विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, ऑट टू। कितने हो गए? कितने हो गए? 11। तो टू बी वर्ब में 5 होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर। टू डू वर्ब में 3 होते हैं, डू, डज, डिड। टू हैव वर्ब में 3 होते हैं, हैज, हैव, हैड। मॉडल वर्ब में 11 होते हैं, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, ऑट टू, राइट? एंड सेमी मॉडल वर्ब में 2 होते हैं। कौन कौन से? डेयर और नीड। DARE, डेयर या नीड। बोलते हैं ना, हाउ डेयर यू टच माई कॉपी, या हाउ डेयर यू कैन से दिस टू मी। तो DARE, डेयर, एंड नीड, आई नीड सम मनी, तो वो नीड, NEED। ये 2 जो होते हैं वो सेमी मॉडल होते हैं। और मैंने आपको बताया था सेमी मॉडल क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि सेमी मॉडल इसलिए हैं क्योंकि ये मेन वर्ब में भी यूज कर सकते हैं इनको, और इनको एज ए हेल्पिंग वर्ब भी यूज कर सकते हैं। इसका रूल है, हम लोग वर्ब के केस में पढ़ेंगे, फिर भी थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको मैं। यदि क्वेश्चन मार्क में आ रहा है या नॉट लग के आ रहा है, तब वो हेल्पिंग वर्ब है। यदि क्वेश्चन मार्क या नॉट नहीं लगा इनके साथ, तो ये मेन वर्ब है। जैसे आई नीड सम मनी, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है क्या? आई नीड No, सम sir. मनी, No, sir. क्वेश्चन मार्क है? नहीं है। ओके, नॉट है क्या यहाँ पे लगा हुआ सेंटेंस में? नॉट, NOT, नॉट लगा है कहीं? नहीं सर। नहीं। No, sir. नहीं लगा है। तो ये क्या हो गया? आई नीड सम मनी में नीड क्या है? मेन वर्ब है। समझ में आ रहा है ये क्या हो गया? नीड यहाँ पे मेन वर्ब है। लेकिन अगर बोलो कि यू नीड नॉट वरी, अब यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? वरी, चिंता करना। और नीड क्या हो गया? नीड नॉट में नीड क्या हो गया आपका? हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि Helping verb. नॉट लगा है क्योंकि वहां पे। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर हो रहा है? और यहाँ बोलो कि हाउ डेयर यू कैन से दिस टू मी, तो हाउ डेयर, ये क्वेश्चन मार्क है क्या यहाँ पे? हाउ डेयर यू कैन से दिस टू मी, क्वेश्चन मार्क है कि नहीं है? No, sir. है अरे sir. कैसी बात कर रहे हो? है sir. How I know. मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा? मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, नहीं हाउ डेयर यू कैन से दिस टू मी, क्वेश्चन मार्क नहीं है? है sir. है है sir. ना, क्वेश्चन मार्क है ना। तो यदि हाँ। क्वेश्चन मार्क है तो भी क्या हो गया? ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। Sorry, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अगर आपको ये क्वेश्चन मार्क नहीं होता, अगर सिंपल बोलता हूँ कि लाइक ही हैज अ लॉट ऑफ डेयरिंग, उसके अंदर बहुत डेयरिंग है। अब ही हैज अ लॉट ऑफ डेयरिंग, अब यहाँ पे डेयरिंग क्या है आपका? हिम्मत होना, मेन वर्ब हो गया। क्योंकि यहाँ पे नॉट भी नहीं है, क्वेश्चन मार्क भी नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. है ना। अगर मैं बोलूँ यू डेयर नॉट से दिस टू मी, हिम्मत मत करना मुझे ऐसे बोलेंगे, यू डेयर नॉट से दिस टू मी। अब यहाँ पे क्या है? नॉट लगा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, बट नॉट लगा है ना साथ में। तो ये हाँ। डेयर यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और मेन Helping वर्ब क्या है? से, कहना। डेयर नॉट से दिस टू मी, तो मेन वर्ब आपका से है यहाँ पे। और डेयर नॉट में डेयर क्या हो गया आपका? हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो यदि डेयर या नीड के साथ क्वेश्चन मार्क लगा या नॉट लगा है तो वो हेल्पिंग वर्ब है। यदि क्वेश्चन मार्क या नॉट नहीं लगा है तो वो मेन वर्ब है। इसलिए इनको सेमी मॉडल कहते हैं। सेमी मतलब क्या होता है? आधा मॉडल है, आधा मेन वर्ब है। मतलब मॉडल मतलब क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब है तो मेन वर्ब है। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा आपको चीजें? तो ये टू बी वर्ब, टू डू वर्ब, टू हैव वर्ब, मॉडल वर्ब, सेमी मॉडल वर्ब, ये 5 जो होते हैं आपके, ये हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, ऑट टू, और नीड और डेयर। तो ये टोटल जो है ये सब क्या कहलाते हैं? आपके हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं इसको। नाउ
मेन वर्ब क्या होता है, बाकी वर्ब के चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे इन सब के बारे में, अभी उतना नहीं बता सकता मैं बिकॉज वी विल डिविएट फ्रॉम द टॉपिक। ठीक है, तो आपको थोड़ा समझ में आ गया ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, ये जो हम लोग ये वर्ड यूज कर रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब, ये समझ में आ गया ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, Yes, sir. क्लियर है? ये 5 टाइप के हाँ. ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। नाउ कम्स मेन वर्ब। मेन वर्ब आपको पता है ये क्या होता है, एक होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं हम लोग, एक होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म बोलते हैं, एक होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। एक्चुअली वर्ब के 3 ही फॉर्म होते हैं, फोर्थ और फिफ्थ जो है डेरिवेटिव्स होते हैं। फोर्थ फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म जो बोलते हैं हम लोग वो डेरिवेटिव्स होते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो वर्ब नहीं होता, मेन वर्ब नहीं होता, वो फर्स्ट फॉर्म से डिराइव किया हुआ है, ये फर्स्ट फॉर्म से डिराइव करा जाता है फोर्थ और फिफ्थ को। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, ऐसे बोलते हैं गो। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन। अब वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है, गो में ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है इसी में आईएनजी लगा दो, तो गोइंग, इसमें आईएनजी लगा देते हैं। और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ऐसे में एस या ईएस लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा गोज। समझ में आ रहा है, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म जो होता है फर्स्ट फॉर्म के ही डेरिवेटिव्स होते हैं। तो एक्चुअली इनको भी कह सकते हो कि 5 आपके ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं और 5 आपके मेन वर्ब होते हैं। जबकि आपके मेन वर्ब 3 ही होते हैं, कोई पूछे कितने होते हैं तो ये मत बोल देना 5 होते हैं, 3 ही होते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, बस 3 ही होते हैं। मेन वर्ब के 3 फॉर्म ही होते हैं, बट फोर्थ और फिफ्थ हम लोग अपने सुविधा के हिसाब से बना लिया हमने, कन्वीनियंट के हिसाब से बना लिया हमने, सो दैट हमको बोलने में आसानी हो। अदरवाइज वो दोनों जो फोर्थ और फिफ्थ है दोनों क्या है, दे आर जस्ट द डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट फॉर्म, दे हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द फर्स्ट फॉर्म। एक फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो तो फोर्थ बन जाता है, और फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगा दो तो फिफ्थ बन जाता है। क्लियर है चीज आपको? ठीक यस है, सर। ये तो हो गया आपको एक ग्रामेटिकल रूल के हिसाब से। बाकी कैसे पहचानोगे कि मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा तरीका क्या है, इनके मीनिंग के हिसाब से। अगर हम लोग बोलते हैं हिंदी में है, था, थे, थी, ता, ते, ती, जा सकता है, सकती है, गा, गे, गी, ये सब जो वर्ड यूज करते हैं ये कहलाता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब क्या होता है, जिसमें लास्ट में नाना जी आते हैं। आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, मारना पीटना, रोना धोना, हंसना बोलना, खेलना कूदना, गाना बजाना, जितने भी नाना जी आते हैं सारे वर्ड्स क्या है आपके, मेन वर्ब है। समझ में आ गया आपको मेन वर्ब क्या होता है? मतलब वो टेक्निकल तरीका था सीखने का कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है। बाकी एक जनरल तरीके से एक नॉर्मल कॉमन मार्क्स की तरह समझना चाहो तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, जो लास्ट में लगाते हैं सेंटेंस के हम लोग हिंदी में, है, था, थे, थी, गा, गे, गी, सकेगा, सकेगी, है ना, सकता था, चाहिए, है ना, इस टाइप से जो वर्ड लगाते हैं हम लोग लास्ट में, दैट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब कौन सा होता है, जो काम हुआ है, जैसे आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, मारना पीटना, रोना धोना, हंसना बोलना, खेलना कूदना, गाना बजाना, पोछना, है ना, पढ़ना लिखना, जितने भी नाना जी आ रहे हैं सारे वर्ड्स क्या हैं आपके मेन वर्ब हैं। ये समझ में आ गया आपको हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब क्या होता है? क्लियर है सबको? यस सर। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। सो यहाँ पे पार्शियल इन्वर्जन जो होता है इसमें क्या होता है कि ऑक्सिलरी वर्ब जो पहले आता है उसके बाद सब्जेक्ट आता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ गया मतलब क्या होता है कि एडवर्ब के बाद पहले क्या आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद फिर मेन वर्ब आ जाता है। मतलब एक दोनों तरफ वर्ब होता है, लेकिन क्या डिफरेंस क्या होता है कि सब्जेक्ट से पहले सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होता है और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब होता है, और सब्जेक्ट बीच में होता है, तो उसे कहते हैं पार्शियल इन्वर्जन। और जहाँ सब्जेक्ट के यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट होता है प्लस मेन वर्ब आ जाता है यहाँ पे। और कंप्लीट इन्वर्जन में क्या होता है कि आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो, मेन वर्ब हो, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट आता है, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों ही सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, तो कंप्लीट इन्वर्जन हो गया। और जहाँ पे सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है और मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद आता है, उसे कहते हैं हम लोग पार्शियल इन्वर्जन। ये समझ में आया आपको या फिर से बताऊं? समझ गए सर। समझ में आ गया ना कि सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सब आ जाए, और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आए, मतलब कम, गो, जो भी है आगे जो मेन वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद आ जाए, उसे कहते हैं हम लोग पार्शियल इन्वर्जन। मतलब आधा ही इन्वर्जन है, पूरा नहीं हुआ, पूरा वर्ब पहले नहीं आया सब्जेक्ट से। और कंप्लीट इन्वर्जन में क्या होता है, चाहे आपका इज, एम, आर, वाज, वर वगैरह हो या कम, गो, जो भी है आपका मेन वर्ब है, ये दोनों ही सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, इसे कहते हैं हम लोग कंप्लीट इन्वर्जन, पूरा पूरा इन्वर्ट हो गया, ये पूरा पूरा वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले आ गया। क्लियर है, समझ में आया आपको? राइट, Yes, sir. ओके। नाउ एग्जांपल देखें आप यहाँ पे। नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन अराइव्ड। नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन अराइव्ड। अब यहाँ पे देखें नो सूनर जो है ये क्या है, एडवर्ब है। नो सूनर क्या होता है,
adverb. एडवर्ब है, राइट। अब यहाँ पे डिड क्या है? डू डज डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब है ना? हाँ टू डू वर्ब है ना ये? हाँ ठीक है। टू डू वर्ब का पार्ट है ना, डू डज डिड। हाँ ओके, ये आई क्या है हमारा? आई क्या है? to be सब्जेक्ट। आई क्या है? सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट हो गया, ये एडवर्ब हो गया, और डिड क्या हो गया? ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। और रीच क्या होता है? पहुंचना। object. नहीं, रीच तो वर्ब हो गया ना, मेन वर्ब हो गया ना। हाँ रीच मतलब क्या होता है? पहुंचना, आना जाना खाना, पहुंचना, ना लगा ना, तो रीच मतलब क्या होता है? पहुंचना, तो मेन वर्ब हो गया। तब यहाँ पे देखो आप, एडवर्ब से सेंटेंस शुरू हुआ, फिर ऑक्सिलरी वर्ब आया डिड, देन आई सब्जेक्ट आया, देन मेन वर्ब रिच बाद में आया, और उसके बाद द स्टेशन इन द ट्रेन अराइव्ड, ये सब तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने? पार्शियल इन्वर्जन है या कंप्लीट इन्वर्जन है? ये Partial है सर। पार्शियल इन्वर्जन है, क्योंकि आपका सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पहले आया, मेन वर्ब बाद में आया, बाद में ये आया। पार्शियल इन्वर्जन आया। समझ में आया ना? तो नो हाँ। सूनर डिड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन अराइव्ड। अच्छा, यहाँ पे जो है आपको एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम एडवर्ब नहीं लगाते हैं तो देखो कैसा बन जाएगा। अगर नो सूनर हटा दूं, कोई देख ले आप, नो सूनर को हटा दो, सेंटेंस क्या बनेगा? डिड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन अराइव्ड। तो डिड आई रीच द स्टेशन, अब स्टार्टिंग में पढ़ने में हमें क्या लगता है कि यार नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन, ऐसा लग रहा है क्वेश्चन है, या कोई स्टेशन पहुंचा था क्या? डिड आई रीच द स्टेशन, ऐसा लग रहा है ना, क्वेश्चन मार्क है। तो नॉर्मली क्या होता है, जब एडवर्ब हटा दोगे ना तो ऐसा लगेगा क्वेश्चन बन गया है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है ना। तो नॉर्मली हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है सेंटेंस, तो कई बार क्या बन जाता है, नॉर्मली नॉर्मल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब शुरू होता है तो क्या होता है? इज ही गोइंग, आर यू कमिंग, है ना, Yes, sir. वाज ही प्रेजेंट देयर। तो ये नॉर्मली ऐसा, क्या अगर आपको हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट आता है, उसके बाद मेन वर्ब आता है, तो नॉर्मली क्या बनता है? वो क्वेश्चन मार्क बनता है। बट यहाँ पे स्टार्टिंग में आपका एडवर्ब से शुरू हुआ है, इसलिए क्वेश्चन नहीं बनता है। इसे क्या हम लोग कहते हैं, क्या? इन्वर्जन। इसे हम लोग इन्वर्जन पार्ट कहते हैं। क्लियर है? समझ में आया आपको? Yes, sir. Yes, sir. नाउ कंप्लीट इन्वर्जन की बात करते हैं हम लोग। ये कंप्लीट इन्वर्जन जो है, इसका एग्जांपल देखें क्या दिया हुआ है। यहाँ क्या होता है, मेन वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, या फिर अगर सेंटेंस में सिर्फ मेन वर्ब ही है, हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, ऐसा भी होता है ना। ही कम्स लेट, ही मोहन कम्स लेट। अब ये मोहन कम्स लेट में हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, मोहन के बाद सब्जेक्ट के बाद सीधे क्या लगा दिया? कम्स। कम्स क्या है? मेन वर्ब है। यहाँ पे इज एम आर वाज वर हेल्पिंग वर्ब लगा नहीं, डू डज डिड हैज हैव हैड कुछ भी नहीं लगा यहाँ पे, तो ये विल शुड शुड कुछ भी नहीं लगा यहाँ पे। तो मोहन कम्स लेट में, या मोहन कम्स हेयर, मोहन यहाँ आता है, तो यहाँ पे मोहन क्या है? सब्जेक्ट हो गया, कम्स क्या हो गया? वर्ब हो गया, हेयर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे इन्वर्जन होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है आपको? तो मेन वर्ब के पहले सब्जेक्ट लगा, सब्जेक्ट से पहले क्या है? यहाँ पे मेन वर्ब है। अगर सब्जेक्ट से पहले मेन वर्ब है तो भी एक कंप्लीट इन्वर्जन है। और ये मान लो अगर सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है, दोनों लगा हुआ है, मतलब हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है, और वो सब्जेक्ट से पहले आया हुआ है, तो ये क्या कहलाता है? क्या? कंप्लीट इन्वर्जन। तो कंप्लीट इन्वर्जन में दो टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन सा? एक में सिर्फ मेन वर्ब सब्जेक्ट से पहले आया हो, क्योंकि उसमें हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं सेंटेंस में, तो। और एक है अगर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों है तो दोनों ही सब्जेक्ट से पहले आना चाहिए, तो ही वो कंप्लीट इन्वर्जन कहलाएगा। ये समझ में आया आपको? ये समझ में आया? हाँ सर। ओके, यहाँ पे देखिए कैसे समझ में आएगा आपको ये चीजें और अच्छे से। अब यहाँ पे सेंटेंस देखो, ये वाला, हेयर कम्स मोहन। हेयर कम्स मोहन में क्या आया यहाँ पे? ये देखो मोहन आ गया। अब यहाँ पे हेयर, अब आपको बताया था एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस हमने सिंपल एडवर्ब में पढ़ा था, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो हेयर, देयर, वेयर, एवरीवेयर, नोवेयर, ये सब क्या था? एडवर्ब ऑफ प्लेस। फार, नियर, ये सब क्या था? एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो वेयर का जवाब देने वाले है ना। तो हेयर मतलब क्या होता है? यहाँ, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस, लिखा भी हुआ है यहाँ पे, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। कम्स क्या हो गया? मेन वर्ब। मोहन क्या है? सब्जेक्ट है। तो सेंटेंस जब ऐसा बनेगा, हेयर कम्स मोहन, और अच्छा नॉर्मल सेंटेंस क्या बनता है? मोहन कम्स हेयर, मोहन कम्स हेयर, ये नॉर्मल सेंटेंस है ना, मोहन यहाँ आता है। मोहन कम्स हेयर का मतलब क्या होता है? मोहन यहाँ आता है, ये नॉर्मल सेंटेंस है। बट अगर आप Yes, ऐसा sir. बोल रहे हो कि हेयर कम्स मोहन, ये थोड़ा ऐसा नहीं लग रहा है कुछ ज्यादा जोर दे रहे हैं? अरे ये लो मोहन आ गया, आप जोर दे रहे हो ना इस चीज पे। यहाँ पे आप सेंस देखो कैसा आ रहा है, मोहन कम्स हेयर, ये एक नॉर्मल सेंटेंस लग रहा है, हाँ मोहन यहाँ आता है। आप बहुत मतलब नॉर्मल पेस में बोलते हो, मोहन कम्स हेयर, मोहन यहाँ आता है। और यहाँ कैसे बात कर रहे हो? वही चीज को, सेम चीज बोल रहे हो, लेकिन कैसे बोल रहे हो? हेयर कम्स मोहन, ये लो मोहन आ गया।
तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे जोड़ दे रहे हो। और कैसे मालूम पड़ा जोड़ दे रहे हो, यहाँ पे हेयर से शुरू किया आपने। हेयर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो जब सेंटेंस एडवर्ब से शुरू होता है तो एम्फेसाइज करते हैं हम लोग उस चीज को, और उसके बाद सब्जेक्ट से पहले क्या आता है, वर्ब आता है, इसे हम लोग इन्वर्जन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये मेन वर्ब था, खाली हेल्पिंग वर्ब था ही नहीं, और वो मेन वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले लगा हुआ है, इसलिए क्या बन गया ये आपका, क्या बन गया ये आपका, कंप्लीट इन्वर्जन। क्लियर है चीज, समझ में आया आपको? Yes, sir. Yes, ओके sir. इसी टाइप से एक अगला एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। जस्ट आउटसाइड द गेट वाज स्टैंडिंग अ बेगर। अब यहाँ पे देखें आप, जस्ट आउटसाइड द गेट, ये जस्ट आउटसाइड द गेट क्या है, जस्ट आउटसाइड द गेट क्या है, ये जगह का नाम है। जस्ट आउटसाइड द गेट प्लेस है ना ये, तो क्या बन गया ये, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया ये। वाज क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हो गया। सॉरी, सो यहाँ पे देखें जस्ट आउटसाइड द गेट, यहाँ पे जस्ट आउटसाइड द गेट मतलब क्या हुआ, गेट के ठीक बाहर, ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। वॉच क्या हो गया हमारा, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। स्टैंडिंग क्या है हमारा, मेन वर्ब है। और बेगर क्या है, बेगर क्या है, सब्जेक्ट, राइट। तो जस्ट आउटसाइड द गेट वॉज स्टैंडिंग अ बेगर। अब यहाँ पे आप देखो तो जस्ट आउटसाइड द गेट एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, वॉज हेल्पिंग वर्ब हो गया, स्टैंडिंग मेन वर्ब हो गया, और बेगर जो है सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब भी आ गया, मेन वर्ब भी आ गया। जब सब्जेक्ट से पहले पूरा ही वर्ब आ गया तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं हम लोग, कंप्लीट इन्वर्जन। क्या बोलते हैं उसमें, जब अगर मतलब सब्जेक्ट से पहले आपका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों ही पहले आ जाए तो क्या बोलते हैं हम लोग उसको, Complete inversion. कंप्लीट इन्वर्जन। समझ में आया आपको? Yes, sir. ओके, नाउ मूविंग फर्दर, करेक्ट यूज ऑफ इन्वर्जन। इसमें टोटल 11 रूल्स हैं जिसके बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं सारे रूल्स को। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। अभी तो आपने सिर्फ ये पढ़ा कि डेफिनेशन पढ़ा आपने इन्वर्जन का, कि इन्वर्जन होता क्या है। तो इन्वर्जन क्या होता है, उल्टा करना इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन क्यों होता है, कोई चीज को एम्फेसाइज करने के लिए होता है, जोर देने के लिए होता है। इन्वर्जन का मेन स्ट्रक्चर क्या होता है, या तो वो ऑक्सिलरी वर्ब अगर सेंटेंस में लगा हुआ है तो ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाता है और मेन वर्ब सब्जेक्ट से बाद आता है, इसे हम लोग कहते हैं पार्शियल इन्वर्जन, ठीक है। और अगर ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्प मेन वर्ब दोनों ही सब्जेक्ट से पहले लगा है तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कंप्लीट इन्वर्जन। तो ये दो चीज आपने अभी पढ़ा है कि इन्वर्जन में होता क्या है। नाउ मूविंग फर्दर, आपको अब देखना है करेक्ट यूज ऑफ इन्वर्जन, कि इन्वर्जन को यूज कैसे करते हैं हम लोग। तो यूज करने के लिए 11 रूल्स हैं टोटल, जो आपके जिसके बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, चाहे बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो। रेलवे में तो नहीं आता कर इंग्लिश, लेकिन बैंक हो, एसएससी हो, ईपीएफ हो, प्रोविडेंट फंड ऑफिसर का हो, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एग्जाम हो, सीबीआई का एग्जाम हो, सीआईडी का एग्जाम हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्जाम हो, सब में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन इन्वर्जन के बेस पे, ठीक है। जहां भी इंग्लिश सब्जेक्ट आता है सब जगह पूछा जाता है। इवन एमबीए के एग्जाम्स होते हैं कैट वगैरह के, वहां भी पूछा जाता है इन्वर्जन के बेस पे क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए एक एक रूल्स करके हम लोग पढ़ते हैं इस चीज को। सो देखें आप, व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 देखते हैं। व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद एडवर्ब्स लाइक, जब ऐसा सेंटेंस स्टार्ट होता है जहां पे नो सूनर से स्टार्ट हो, हार्डली से स्टार्ट हो, सेल्डम से स्टार्ट हो, स्कैर्सली से स्टार्ट हो, नेवर से स्टार्ट हो, रेयरली से स्टार्ट हो, एक्सेट्रा, इस टाइप के वर्ड से स्टार्ट हो, देन इन्वर्जन इज यूज्ड। तो यहाँ पे हम लोग इन्वर्जन लगाते हैं। तो ये आपको दिया हुआ वर्ड्स, नो सूनर, हार्डली, सेल्डम, स्कैर्सली, नेवर, रेयरली, ये ज्यादातर जो वर्ड्स हैं वो नेगेटिव वर्ड्स हैं। दिख रहा है आपको? ज्यादातर वर्ड्स कैसे हैं, ये एडवर्ब्स हैं, लेकिन कैसे एडवर्ब्स हैं ज्यादातर, ये कौन से एडवर्ब्स हैं, एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन है, Negative. एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन है, ज्यादातर नेगेटिव वाले वर्ड्स हैं, राइट। ये नो सुनर मतलब क्या होता है, अभी पहुंचा ही नहीं था तब तक। हार्डली का मतलब क्या होता है, बहुत कम, ना के बराबर। सेल्डम का मतलब वही होता है, बहुत कम, ना के बराबर। स्कैर्सली का मतलब भी वही होता है, बहुत कम, ना के बराबर। और रेयरली का मतलब भी वही होता है, बहुत कम, ना के बराबर। और नेवर का मतलब भी होता है कभी नहीं। तो हार्डली, सेल्डम, स्कैर्सली और रेयरली, इन चारों का तो एक ही मतलब होता है, बहुत कम, ना के बराबर, मतलब नेग्लिजिबल, मतलब इन द सेंस कि नहीं। जैसे अगर मैं बोलूंगा आई हार्डली गो टू हिज हाउस, आई सेल्डम गो टू हिज हाउस, आई स्कैर्सली विजिट हिज हाउस, आई रेयरली गो टू हिज हाउस, चारों का मतलब एक ही होता है कि बहुत कम, ना के बराबर। क्लियर चीजें समझ में आए आपको?
ओके Yes, sir. सो यहाँ पे एग्जांपल देखें कैसे यूज होता है। नो सुनर से शुरू कर रहे हैं पहला सेंटेंस। तो नो सुनर डिड आई लीव द ऑफिस देन इट बिगेन टू रेन, मतलब मैं अभी ऑफिस से निकला ही था कि बारिश शुरू हो गई, राइट। तो नो सुनर डिड आई लीव द ऑफिस देन इट बिगेन टू रेन। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि नो सुनर क्या है, इट्स एन एडवर्ब। एडवर्ब शुरू हुआ, डिड क्या हो गया हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, आई क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, लीव क्या है, लीव मतलब क्या होता है निकलना, निकलना ना लगाना, तो क्या हो गया आपका मेन वर्ब हो गया, और बाकी सब तो क्या है ऑब्जेक्ट है, राइट। तो नो सुनर फिर देन ऑक्सिलरी वर्ब देन सब्जेक्ट देन मेन वर्ब। कौन सा इन्वर्जन है ये, पार्शियल है कंप्लीट है, कौन सा इन्वर्जन है ये, Partial. पार्शियल इन्वर्जन है, राइट। सो नो सुनर डिड आई लीव द ऑफिस, अभी मैं ऑफिस से निकला ही था, देन इट बिगेन टू रेन, तभी बारिश शुरू हो गई। ये क्या है पार्शियल इन्वर्जन का एग्जांपल है। तो नॉर्मली हमारा जो नो सुनर है, हार्डली है, सेल्डम है, स्कैर्सली, नेवर, रेयरली जो सेंटेंस शुरू होंगे वहां पे क्या होगा हमारा, इसे क्या समझ में आ रहा है, वहां पे क्या होगा नॉर्मली हमारा इन्वर्जन किस टाइप का होगा, Partially. पार्शियल इन्वर्जन होगा। 99% केस में पार्शियल इन्वर्जन होता है, एक आध एक्सेप्शन की बात अलग है। अगला एग्जांपल देखें आप यहाँ पे, इन लड़के को मम्मी मैं क्या करूं प्लीज सच्ची में ना। प्लीज अपना बैकग्राउंड म्यूजिक बंद करें सर, आप लोग अपना बैकग्राउंड का जो आवाज है ना वो बंद कर दें आप लोग प्लीज। बस गिरा दिया नीचे। If you are not doing so, then I will expel it from the class. Just do it fast. अगर आपके घर में डिस्टर्बेंस है आप म्यूट कर लो, आपसे सुनो आप अपनी चीजों को। When you have to ask doubt, then only unmute yourself. So let's start the things. Next आपका दिया हुआ है कि never do they go there. Never do they go there. अब यहाँ पे देखें आपकी सेंटेंस किसे शुरू हुआ, never. Do क्या हो गया हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, do does did बताया था टू डू वर्ब है। देन दे क्या है, दे मतलब वे सब्जेक्ट हो गया, गो क्या होता है जाना, ये क्या हो गया मेन वर्ब हो गया, और देयर तो ठीक आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो नेवर डू दे गो देयर, वो वहाँ कभी नहीं जाते हैं। अब ये कैसा सेंटेंस है, पार्शियल इन्वर्जन है कि कंप्लीट इन्वर्जन है, ये कौन सा इन्वर्जन है ये, Partial. पार्शियल इन्वर्जन है, राइट। ये भी पार्शियल इन्वर्जन का एग्जांपल है। नाउ जो नेक्स्ट सेंटेंस है, सेल्डम हैड आई कॉल्ड हर, शायद ही कभी मैंने उसे कॉल किया हो। तो सेल्डम का मतलब क्या होता है बहुत कम, ना के बराबर। सेल्डम एडवर्ब है, और हैड क्या हो गया अगेन ऑक्सिलरी वर्ब, हैज हैव हैड टू हैव वर्ब हो गया ना, हैज हैव हैड तीन होते हैं ना उसमें। Yes. आई क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, कॉल्ड कॉल करना मतलब क्या होता है बुलाना, तो ये क्या हो गया आपका मेन वर्ब है। तो सेल्डम हैड आई कॉल्ड हर, तो यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब है और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब है। कौन सा इन्वर्जन है ये, Partial. पार्शियल इन्वर्जन। तो आपने देखा यहाँ पे जितने भी थे सब क्या लगे यहाँ पे पार्शियल इन्वर्जन। तो यदि सेंटेंस आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यदि नो सुनर, हार्डली, सेल्डम, स्कैर्सली, रेयरली इस टाइप से नेगेटिव एडवर्ब से शुरू होते हैं, उस केस में हमारा इन्वर्जन कौन सा लगता है, पार्शियल इन्वर्जन होता है। क्लियर है, चीज समझ में आ गई आपको, रूल नंबर 1 समझ में आया आपको, Yes, sir. समझ में आया। नाउ अब यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें क्वेश्चंस कहाँ पे दिया जाता है। कई बार क्या होता है इस टाइप से पूछा जाता है, कोई आपसे एग्जांपल नहीं पूछेगा कि भाई आपने नो सुनर लगाया तो बताओ, आपको डायरेक्टली सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें एरर ढूंढना रहेगा। और आजकल सेंटेंस में डायरेक्टली एरर नहीं होता है, 4-4, 5-5 लाइनें दे दी जाती है, लेकिन आपका बेसिक कंसेप्ट ग्रामर का वही है। अगर वो आपको आता है तो कैसा भी सेंटेंस घुमा के देंगे आपसे बन जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे देते हैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ दे देते हैं नो सुनर, ये बिल्कुल सही लिखा रहेगा, नो सुनर, नो सुनर डिड आई लेफ्ट लिख देते हैं यहाँ पे LEFT, नो सुनर डिड आई लेफ्ट द ऑफिस देन इट बिगेन टू रेन। अब लेफ्ट होगा कि लीव होगा, Leave होएगा, क्यों होगा, क्योंकि सर did आ गया ना, तो did Did आ के गया। आगे हेल्पिंग तो वर्ब ध्यान का रखना, फर्स्ट फॉर्म लगता है। नहीं नहीं ध्यान रखना, टू डू वर्ब जितने भी होते हैं, टू डू वर्ब में कौन कौन से होते हैं, डू, डज, डिड, ये तीनों के साथ टू डू वर्ब के साथ हमेशा ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। इसके साथ कभी ना वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, ना थर्ड फॉर्म आएगा, ना ING फॉर्म आएगा, ना SOES फॉर्म आएगा। टू डू वर्ब मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कभी भी, समझ में आ रहा है। टू डू वर्ब का मतलब क्या होता है, क्या आता है टू डू वर्ब का, डू डज डिड लगा सेंटेंस में, तो हमेशा ही क्या आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखना आप ये चीज का, ठीक है। तो एक तो ये एरर पूछा जाता है। दूसरा एरर क्या पूछा जाता है, नो सुनर डिड आई लीव द ऑफिस, ये देन लिखा है ना, इसको कर देते हैं THEN कर देते हैं। तो ये ध्यान रखना THEN नहीं होता है, कौन सा होता है, THAN होता है। कंपैरिजन वाला जो देन होता है ना, वो देन होता है यहाँ पे, और वहां पे एग्जाम में THEN लिखा हो तो हमको दिखता नहीं है गलत। तो नो सुनर डिड आई लीव द ऑफिस देन इट बिगन टू रेन,
THEN नहीं होता, कौन सा होता है? THAN। तो ये 2 एरर पूछा जाता है। ये समझ में आया आपको? क्लियर है? अच्छा, ये सेम सेंटेंस जो है ना एक और तरीके से बनाता है। नो सुनर, अब यहाँ पे डिड की जगह पे हम वो क्या करते हैं, हैड लगा देते हैं। नो सुनर हैड आई, अब यहाँ पे क्या होगा, लीव होगा, लेफ्ट होगा? लेफ्ट होएगा सर। लेफ्ट होगा। तो नो सुनर हैड आई लेफ्ट द ऑफिस देन इट बिगन टू रन, ये भी सेंटेंस सही है। तो ये सेम सेंटेंस 2 तरीके से बन सकता है। एक डिड ला के बनता है, तो डिड होगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, और यदि हैड ला के बनाया गया है तो क्या आएगा, वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? Third. कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। लीव लेफ्ट लेफ्ट थर्ड फॉर्म है। समझ में आ रहा है? तो नो सुनर डिड आई लीव द ऑफिस और नो सुनर हैड आई लेफ्ट द ऑफिस देन इट बिगन टू रेन, दोनों ही सेंटेंस सही है। समझ में आ रहा है? ये समझ में आया एरर कैसे आता है? ये एरर समझ में आया? ओके। अब इसमें एक और एरर पूछा जाता है, वो भी समझ लो आप। अब क्या करते हैं, जब ये हैड वाला सेंटेंस होता है ना, तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक तो डिड हट जाएगा, एक यहाँ लीव का लेफ्ट हो जाएगा, तो ये हो गया हैड। अब यहाँ पे हैड ऐसा ना दे करके, सॉरी, यहाँ पे हैड ऐसा ना दे करके वो क्या करते हैं, नो सुनर आई हैड लेफ्ट द ऑफिस, आई हैड लेफ्ट द ऑफिस, ऐसा कर देते हैं। चलो ये पूरा ही तीनों काट देता हूँ, मैं ऊपर लिख देता हूँ। तो नो सुनर आई हैड लेफ्ट द ऑफिस देन इट बिगन टू रेन, सेंटेंस सही है गलत है? गलत है सर। हाँ? गलत है करेक्ट है ना बेटा? यही करके आओगे तो 0 मिलेगा, समझ में सर। आया? गलत है बोल रहा हूँ। हाँ, करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है सर। इनकरेक्ट है बोल। इनकरेक्ट है, हाँ ओके सॉरी, मैंने सबसे गलत सुना है, फिर मिलेगा नंबर। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होता है, नो सुना आई हैड लेफ्ट द ऑफिस देन इट बिगन टू रन नहीं होगा, क्या होगा, नो सुना हैड आई लेफ्ट द ऑफिस, मतलब हैड पहले आएगा, आई बाद में आएगा, क्योंकि नो सुनर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ ना। और जब एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेजेस से सेंटेंस शुरू होता है तो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा, देन मेन वर्ब आएगा ना, पार्शियल वर्जन होगा। तो नो सुनर या आई हैड नहीं होगा, क्या आएगा, आई हैड लेफ्ट नहीं आएगा, क्या होगा, हैड आई लेफ्ट, हैड आई लेफ्ट होगा। ये ध्यान रखना आप, ये गलत कर देते हैं, आई हैड लेफ्ट नहीं हो, क्या आएगा, हैड आई लेफ्ट होगा। तो ये 3 एरर दिए जाते हैं एग्जाम में, इस सेंटेंस से 3 एरर बनाए जाते हैं। एक तो नो सुनर डिड आई के बाद लीव की जगह लेफ्ट कर देते हैं, दूसरा THN की जगह THEN कर देते हैं, और तीसरा करते हैं कि हैड आई लेफ्ट की जगह कर देते हैं कि नो सुनर आई हैड लेफ्ट द ऑफिस देन इट बिगन टू रन, और सेंटेंस पढ़ने में गलत दिखता नहीं है, ठीक है, क्योंकि आई हैड नॉर्मली सेंटेंस आई हैड लेफ्ट नॉर्मल सेंटेंस लगता है ना, बट नो सुनर की वजह से क्या हो जाएगा, हैड आई हो जाएगा, वो आई हैड नहीं बोल सकते हो आप उसको। ये समझ में आया तीनों किस टाइप का एरर पूछा जाता है एग्जाम में? यस सर। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, रूल नंबर 2 देखते हैं वो। अब रूल नंबर 2 क्या है, आपको पहला रूल समझ में आया अच्छे से? पहले रूल में डाउट किसी को? फर्स्ट रूल में किसी को डाउट है क्या? सर एरर वाला फिर से बताएंगे क्या? कौन सा एरर जो आपने बताया वो फिर से बताएंगे क्या? देखो यहाँ पे 3 टाइप के एरर पूछे जाते हैं। एक होता है कि डिड आई लीव की जगह डिड आई, यहाँ पे जो है ना, यहाँ डिड आई लीव की जगह पे यहाँ पे लेफ्ट कर देते हैं वो लोग, LEFT। तो ये गलत है, क्योंकि डिड के बाद कभी भी हमेशा क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो लीव आएगा, लेफ्ट नहीं आएगा, लेफ्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होता है, तो ये तो आएगा नहीं। क्लियर है? तो पहला तो ये चीज हो गया। दूसरा जो एरर बोला जाता है वो THEN को है, ये THAN नहीं, THAN होता है, और वहां पे एग्जाम में क्या कर देते हैं, THEN कर देते हैं, तो ये गलत है, देन नहीं आएगा, ये THAN ये सही है, ठीक है। तो ये सेकंड एरर है। थर्ड एरर क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे डिड वाला नहीं हो, अगर हैड वाला हो, तो उस केस में डिड आई लीव की जगह कर देते हैं कि आई हैड लेफ्ट, आई हैड लेफ्ट। तो नो सुना आई हैड लेफ्ट द ऑफिस देन इट बिगन टू रेन, तो यहाँ पे आई हैड लेफ्ट नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे, आई हैड नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे, हैड आई लेफ्ट, आई हैड लेफ्ट नहीं होगा, क्या आएगा, हैड आई लेफ्ट होगा। मतलब नो सुनर के बाद क्या आएगा, हैड आएगा पहले, फिर आई आएगा सब्जेक्ट, देन लेफ्ट आएगा मेन वर्ब। तो ये 3 टाइप के एरर पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे भी काफी क्वेश्चन आते रहते हैं। ये सेकंड रूल ये कहता है कि व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद ओनली,
यदि आपका सेंटेंस जो है ओनली से शुरू हो रहा है, ओनली एडवर्बियल एक्सप्रेशन जो होता है, ओनली लगा के जो एडवर्बियल एक्सप्रेशन बनते हैं उससे शुरू हो रहा है, एडवर्ब भी है बट ओनली लगा के बनता है, जैसे कि ओनली यस्टरडे, ओनली लास्ट ईयर, ओनली देन, ओनली इन दिस वे, ओनली इन अ फ्यू कंट्रीज, ओनली आफ्टर ईयर, तो भी क्या लगता है, इन्वर्जन लगता है। कौन सा इन्वर्जन लगेगा यहाँ पे? अगर ओनली लगा है तो कौन सा इन्वर्जन लगेगा? पार्शियल इन्वर्जन। यहाँ भी पार्शियल इन्वर्जन होता है। अब देखें एग्जांपल, आपको समझ में आएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? मैं क्या रूल क्या है, रूल समझ में आया आपको? यदि सेंटेंस आपका ओनली से शुरू होता है, यदि आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, तो देखो दोनों सेंटेंस एग्जांपल दिए हैं, दोनों में किससे शुरू हो रहा है सेंटेंस? हाँ जी। ओनली से शुरू हो रहा है। तो ओनली बाय वर्किंग हार्ड, ओनली लास्ट मंथ, ओनली यस्टरडे, ओनली लास्ट, ओनली देन, ओनली इन दिस वे, ओनली इन फ्यू कंट्रीज, ओनली आफ्टर ईयर, इस टाइप से ओनली लगा के अगर एडवर्बियल फ्रेजेस बनाए गए हैं और उससे सेंटेंस अगर शुरू हो रहा है, उस केस में भी पार्शियल इन्वर्जन होता है। पार्शियल इन्वर्जन का मतलब क्या हुआ? पहले हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, और स्टार्टिंग क्या रहेगा? एडवर्ब, एडवर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, तो ये क्या जाता है? क्या? पार्शियल वर्ब, पार्शियल इन्वर्जन हो जाता है। क्लियर है? समझ में आया आपको? यस सर। सो देखें, आप एग्जांपल देखें, ओनली बाय वर्किंग हार्ड, ओनली बाय वर्किंग हार्ड, अब यहाँ पे हुआ, अब यहाँ पे पार्शियल इन्वर्जन हुआ तो पहले क्या आएगा? डिड, हेल्पिंग वर्ब आएगा, निधि सब्जेक्ट हो गया, गेट मतलब क्या हुआ? पाना, गेट का मतलब क्या होता है? पाना, ना लगा ना, ना मतलब क्या हो गया? मेन वर्ब, गेट गॉट, गॉट होता है ना, गेटिंग गेट्स होता है ना, तो गेट क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया, गेट सक्सेस, सक्सेस क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो ओनली बाय वर्किंग हार्ड डिड निधि गेट सक्सेस, मतलब मेहनत करके निधि को सक्सेस मिला था। अब यहाँ पे आप देखो, ये आपको एग्जाम में कैसे देते हैं, एरर कैसे देते हैं इस चीज के लिए? वो एरर इस तरह से देते हैं कि ओनली बाय वर्किंग हार्ड, यहाँ कर देंगे ओनली बाय वर्किंग हार्ड, और डिड निधि गेट की जगह क्या कर देंगे? NIDHI, निधि गॉट सक्सेस। अब सही लग रहा नहीं लग रहा बताओ? एरर दिख रहा है इसमें? ओनली बाय वर्किंग हार्ड निधि गॉट सक्सेस, लग रहा सेंटेंस सही है, कोई एरर है ही नहीं इसमें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सही लग रहा नहीं लग रहा सेंटेंस? ये बताओ। ओनली बाय वर्किंग हार्ड अतुल गॉट सक्सेस, लगता है ना सेंटेंस सही है? देखिए अतुल कर दो, ओनली बाय वर्किंग हार्ड अतुल गॉट सक्सेस, मेहनत करके अतुल को सफलता मिली। हमें लगता है बिल्कुल हिंदी मीनिंग भी आ रहा, सब कुछ सही प्रॉपर। पीछे से आवाज किसकी आ रही? बंद करो यार। सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। पीछे से किसी की आवाज भी आ रही है। ओके, अभी आ रही है आवाज प्रॉपर? हाँ यस सर। ओके, तो ओनली बाय वर्किंग हार्ड अतुल गॉट सक्सेस या निधि गॉट सक्सेस, सेंटेंस सही लग रहा नहीं लग रहा देखने में या सुनने में? प्रॉपर लग रहा ना? यस सर, यस सर। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ओनली बाय वर्किंग हार्ड, यहाँ पे सेंटेंस किससे शुरू हुआ है? ओनली, ये एडवर्ब है। ओनली बाय वर्किंग हार्ड क्या है? एडवर्बियल फ्रेज है। तो यहाँ पे निधि गॉट सक्सेस नहीं हो सकता है। क्या आएगा? ओनली बाय वर्किंग हार्ड डिड निधि गॉट सक्सेस, डिड मतलब हेल्पिंग वर्ब, निधि में आपका सब्जेक्ट, गेट मेन वर्ब एंड देन सक्सेस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे पार्शियल इन्वर्जन लगा। और क्यों लगा पार्शियल इन्वर्जन, क्यों लगाया गया? बिकॉज सेंटेंस किससे शुरू हुआ? ओनली एडवर्बियल फ्रेज से शुरू हुआ है। तो आप डायरेक्टली ओनली बाय वर्किंग हार्ड बोला तो दिमाग में बैठा लेना कि पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट आएगा, देन मेन वर्ब आएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा। क्लियर है? समझ में आया आपको? समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे डिड निधि गेट सक्सेस आएगा, और डिड लगा तो क्या है? गेट आएगा, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके सर। नेक्स्ट देखें आप, ओनली लास्ट मंथ डिड ही गेट द जॉब। ओनली लास्ट मंथ, यहाँ भी ओनली एडवर्बियल फ्रेज यूज किया गया है। यहाँ भी ओनली एडवर्बियल फ्रेज यूज किया गया है ना, ओनली लास्ट मंथ। अब यहाँ पे ओनली लास्ट मंथ ही गॉट द जॉब लिखूं या डिड ही गेट द जॉब लिखूं? अब आपके एग्जाम में कैसा लिख के आता है? ही ओनली लास्ट मंथ, यहाँ तक सही लिखेंगे और लिख देंगे, फिर उसके बाद ही गॉट द जॉब, ही गॉट द जॉब। अब आपको सेंटेंस सही लगेगा देखने में, पढ़ने में एरर दिखेगा नहीं इसके अंदर। ओनली लास्ट मंथ ही गॉट द जॉब, लास्ट मंथ ही उससे जॉब मिला। हमें लगता है मीनिंग भी प्रॉपर आ रहा है, सब कुछ सही लग रहा है देखने में। लग रहा नहीं लग रहा है? लग रहा है ना? ओनली Yes, लास्ट sir. मंथ ही गॉट द जॉब, बट ये गलत है, ये गलत है। सेंटेंस क्या आएगा? ओनली लास्ट मंथ, ये एडवर्बियल फ्रेज से शुरू हुआ तो क्या आएगा? डिड।
फिर उसके बाद सब्जेक्ट ही, देन गेट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म द जॉब, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। समझ में आया आपको? क्लियर है ये चीज? कोई डाउट? नो सर। ओके, सो मूविंग फर्दर, रूल नंबर 3 देखें आप, यहाँ समझ में आ गया ना? और तो आपने ये सेकंड पहले में क्या सुना था आपने कि नेगेटिव एडवर्बियल फ्रेज होते हैं, नो, सूनर एंड ऑल दैट, ठीक है, नेवर, हार्डली, सेल्डम, वहां पे पार्शियल इन्वर्जन होता है। यदि ओनली वाले एडवर्बियल फ्रेज से अगर सेंटेंस शुरू हो रहे हैं तो भी क्या होता है? पार्शियल इन्वर्जन होता है। नाउ मूविंग फर्दर फॉर द थर्ड रूल। अब थर्ड रूल देखते हैं हम लोग। व्हेन थर्ड रूल देखते हैं हम लोग। व्हेन if is not used in the conditional clause to express the unfulfilled wish, desire of present, past, then inversion is used, right? तो देखो, when if is not used या if की बात हो रही है, if is not used in the conditional clause, कौन से clause में? conditional clause में, to express unfulfilled wish या desire of present और past, then inversion is used। अब ये मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है ये। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अनफुलफिल्ड विश और डिजायर क्या होती है। अनफुलफिल्ड विश और डिजायर का मतलब क्या हुआ? ऐसी इच्छा या ऐसी अभिलाषा या ऐसा मतलब हमारा एस्पिरेशन जो कि पूरा नहीं हुआ हो, जो हम लोग बोलते हैं ना आत्मा भटकती है, वो वाली कंडीशन, ठीक है? तो अनफुलफिल्ड विश या डिजायर, और कब की? प्रेजेंट की हो और किसकी हो? या पास्ट की हो, कोई भी हो चलेगा। तो हम लोग पार्शियल इन्वर्जन यूज करते हैं यहाँ पे भी। तो यहाँ पे रूल क्या है कि व्हेन इफ इज नॉट यूज्ड इन द कंडीशनल क्लॉज, यदि कंडीशनल क्लॉज है, कंडीशनल क्लॉज क्या होता है? यदि ऐसा होता तो ऐसा होता, बोलते हैं ना, यदि मैं तेरी जगह होता तो मैंने उसे 2 थप्पड़ मार दिया होता, बोलते हैं नहीं बोलते हैं? यस सर। लेकिन आप थे क्या उसकी जगह पे? आपने मारा क्या उसको? नहीं। ये क्या था हमारा? एक ऐसी विश थी, ऐसा अनफुलफिल्ड विश या डिजायर था जो पूरा नहीं हुआ, चाहे वो प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो। पास्ट का भी हो सकता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैंने ऐसा कर दिया होता, ये पास्ट हो गया। यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अभी तुम्हें थप्पड़ मार देता, ऐसा ये भी क्या हो गया? प्रेजेंट हो गया। तो चाहे प्रेजेंट की कंडीशन हो या मैंने यदि मैं मेरे पास पैसा होता तो मैं अभी गांव चला जाता। तो ये क्या है? ये प्रेजेंट की अनफुलफिल्ड विश और डिजायर है। जो आपका पैसा होता तो आप चले जाते, लेकिन क्या है, कैसी विश है ये? अनफुलफिल्ड विश है आपकी, ये अनफुलफिल्ड डिजायर है जो पूरा नहीं हुई प्रेजेंट में। यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं अभी गोवा घूमने चला जाता। ये क्या है? आपकी प्रेजेंट की अनफुलफिल्ड विश या डिजायर है। कंडीशन है ना, ये कंडीशनल क्लॉज है ना ये। यदि पैसा होता तो जाते, ये कंडीशनल क्लॉज है, राइट? कंडीशन है कि नहीं है इसमें? अगर पैसा होता तो चले जाते हैं और पैसा नहीं है तो नहीं जा रहे हो आप। तो ये क्या है? कौन सा क्लॉज है ये? कंडीशनल क्लॉज है कि नहीं? और कौन सा कंडीशनल क्लॉज है? अनफुलफिल्ड विश या डिजायर, ऐसी इच्छा जो अधूरी हो, ठीक है, चाहे प्रेजेंट की हो, मतलब अगर पैसा होता तो मैं गोवा चला जाता, प्रेजेंट का हो गया। और पास्ट में एग्जांपल बताओ, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैंने जॉब छोड़ दिया होता। यदि मैं तुम्हारी जगह होता, अगर बॉस ने इतना बोला होता मुझे, तो मैंने जॉब छोड़ दिया होता। ये क्या हो गया? ये पास्ट का हो गया। तो प्रेजेंट या पास्ट का कोई भी ऐसा अनफुलफिल्ड विश या डिजायर, ऐसा कंडीशनल क्लॉज होगा। उस केस में यदि इफ नहीं लगा है तो हम लोग पार्शियल इन्वर्जन यूज करते हैं। अब एग्जांपल देखेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। देखो, नॉर्मल सेंटेंस कैसा बनता है? नॉर्मल सेंटेंस कैसा होता है बता रहा हूं मैं आपको। आप एग्जांपल देखो, समझ में आएगा। इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू। यहाँ एग्जांपल देखो, यहाँ से देखो, आप पहले वो छोड़ दो, ये दोनों पार्ट में बाद में बताता हूँ, पहले आप ये देखो एग्जांपल में। इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू। यदि मैं चिड़िया होता तो मैं तुम्हारे पास उड़ के चला आता। ये क्या है? आप चिड़िया हो, आप उड़ के जा सकते हो क्या? नहीं। बट इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, और वर क्या है? पास्ट टेंस है। आई वुड फ्लाई टू यू पास्ट टेंस में बात हो रही है। तो पास्ट के ऐसे आपके अनफुलफिल्ड विश या डिजायर है जो पूरी नहीं हुई है। तो इफ आई वर ए बर्ड, यदि मैं चिड़िया होता, आई वुड फ्लाई टू यू, तो मैं तुम्हारे पास उड़ के चला आया होता। समझ में आया ना? मतलब ऐसा होता तो होता, कंडीशनल क्लॉज है, तो ये हुआ नहीं। तो यहाँ पे ये क्या होता है? ये सेंटेंस नॉर्मली ऐसे ही बनते हैं, इफ आई वर। नॉर्मल सेंटेंस कैसा बनता है? इफ आई वर, जैसे लिखा ना, इफ आई हैड या इफ आई वर, इस टाइप से बनता है सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ये सेकंड एग्जांपल देखें आप। इफ शी हैड कम टू मी होती तो मैंने उसकी मदद किया होता। इफ शी, तो मैंने उसकी मदद
किया होता। अब ये कैसा है, ये कैसा क्लॉज है, ये भी पास्ट का अनफुलफिल्ड विश और डिजायर है, क्योंकि वो उसके पास आई नहीं, उसने मदद नहीं किया। अगर आई होती तो उसने मदद किया होता, लेकिन वो आई नहीं और इसलिए इसने मदद किया नहीं। समझ में आ रहा है आपको? तो प्रेजेंट या पास्ट का यदि अनफुलफिल्ड विश और डिजायर है आपकी, ऐसी कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हुई हो, तो ऐसे सेंटेंस को बताने के लिए हम लोग कंडीशनल क्लॉज यूज करते हैं, जिसकी सेंटेंस की स्टार्टिंग इफ से होती है। सेंटेंस कैसे स्टार्ट होता है वो? अनकंडीशनल क्लॉज से क्या सेंटेंस कैसे स्टार्ट होता है? अनफुलफिल्ड विश और डिजायर के लिए प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट को, किससे स्टार्ट होता है वो? इफ से स्टार्ट होता है। इफ मतलब क्या हो? कंडीशनल। इफ, यदि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ये कंडीशनल क्लॉज होता है वहां पे। क्लियर है? तो यहाँ पे देखें आप कि इफ आई हैड या इफ सी हैड कम टू मी, इफ सी हैड कम टू मी, तो यहाँ पे सेंटेंस इफ से शुरू होता है। बट अगर आपका सेंटेंस जो है इफ को हटा दिया जाए, यहाँ पे अगर इफ को हटा दिया जाए, मैं दोनों जगह पे अगर इफ को हटा दूं तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, ये गलत है। अगर दूसरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? had she come to me I would have helped her, मतलब she had come to me I would have helped her, ये भी गलत हो जाएगा। यदि आप if हटा रहे हो तो फिर इस तरीके से हटा सकते हो आप। यहाँ देखो आप, अगर आप if हटा रहे हो तो इस तरीके से हटा सकते हो, जो यहाँ पे दिया हुआ है कि if I had, अगर ऐसा सेंटेंस बना हुआ है जैसे यहाँ बना हुआ है ना if she had, और दूसरा सेंटेंस if I were, जैसे यहाँ बना हुआ if I were a bird, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इफ आई हैड में अगर इफ हटा दिया आपने तो क्या सेंटेंस बनेगा? आई हैड नहीं बनेगा, क्या बनेगा? हैड आई। यहाँ भी ऐसे ही है, इफ आई वर सेंटेंस था तो आपका इफ हटा दोगे, यदि इफ को हटा दोगे यहाँ से तो आई वर नहीं बनेगा, क्या बनेगा? वर आई। तो सेंटेंस का सेंस वही आएगा जो इफ लगा के आता है, मतलब इफ नहीं लगाओगे तो भी मीनिंग वही आएगा उस चीज का। समझ में आया आपको? क्लियर हुआ? समझ में आया आपको ये चीज क्या बता रहा हूँ मैं? यस, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? आ रहा है Yes, समझ में? sir. ओके, सर लिटिल कंफ्यूजन इज देयर। हाँ बोलो। अभी जो सेकंड सेंटेंस है ना, इफ शी हाँ। हैड कम टू मी, हाँ। उसमें हैड आई कैसे यूज करेंगे? बिकॉज़ द पर्सन इज सेइंग द सेंटेंस। वो मैं बताता हूँ आपको, वो बता रहा हूँ मैं आपको। ये हैड आई नहीं होगा यहाँ पे, आप देख नहीं रहे, आप समझ नहीं रहोगे। इफ के यहाँ पे इफ के बाद क्या लगा हुआ है? आई लगा है, तो यहाँ पे Yes, sir. हैड के बाद क्या लगेगा? आई लगेगा। यहाँ पे इफ के बाद क्या लगा हुआ है? शी लगा हुआ है, तो हैड के बाद क्या लगेगा? यहाँ पे शी लगेगा। हैड शी Okay, कम okay. टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड हर। तो ये यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा वो तो सब्जेक्ट यहाँ पे चला जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि इफ आई हैड है तो आई हैड नहीं बन जाएगा, इफ को हटाओगे तो आई हैड नहीं बनेगा, सेंटेंस बनेगा हैड आई। अगर इफ Yes, आई sir, वर yes, है तो आई वर नहीं बनेगा सेंटेंस, इफ को हटाने के बाद वो वर आई बना दो तो बिल्कुल वही मीनिंग आएगा जो कंडीशनल क्लॉज में इफ लगा के बनता है, और ये Yes, पार्शियल sir, yes, इन्वर्जन का रूल बनेगा। ये समझ में आ रहा है आपको? ओके। है ना? तो यहाँ पे भी सेंटेंस Yes. आप देखो, तो इफ आई वर ए बर्ड, यदि मैं चिड़िया होता आई वुड फ्लाई टू यू, तो अगर मैं इफ हटा देता हूँ यहाँ से तो सेंटेंस क्या बनेगा? क्या बनेगा यहाँ पे? वेयर आई। और आई अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, ये सेंटेंस बन जाएगा। बिल्कुल वही मीनिंग होगा इसका। यदि मैं चिड़िया होता तो मैं तुम्हारे पर उड़ के चला आता, मीनिंग वही बनेगा। लेकिन ये क्या होता है? एम्फेसाइज करने के लिए हो गया। ठीक है, यहाँ भी ऐसे ही है। इफ को अगर मैंने यहाँ से हटा दिया और सेम सेंटेंस बोलना है मुझे, तो कैसे बोल सकता हूँ? यहाँ पे सी हैड गया, क्या बन जाएगा? यहाँ आई वर का क्या बन गया? वर आई। और यहाँ सी हैड क्या बन जाएगा? हैड शी। Let's see. हैड शी कम टू मी, बिल्कुल बाकी सेंटेंस पूरा वैसे रहेगा। हैड शी कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड हर। यदि मेरे पास आई होती ना, तो वो दो टाइप से बोलते हैं। यदि वो मेरे पास आई होती तो मैंने उसकी मदद की होती, ये यहाँ से मीनिंग आ रहा है। इफ शी हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड हर। और यहाँ मीनिंग क्या आएगा? हैड शी कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड हर का मतलब क्या होता है ना, आती ना मेरे पास, मैं पक्का मदद करता उसकी। अब यहाँ पे यदि वो आती नहीं बोला मैंने क्या बोला? आती ना मेरे पास तो मैं उसकी मदद करता। जैसे यहाँ पे मीनिंग आ रहा है, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, यदि मैं चिड़िया होता तो मैं उसके पास उड़ के चला गया होता। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, यदि मैं चिड़िया होता तो मैं तुम्हारे पास उड़ के चला आया होता। लेकिन अगर इफ हटा दिया मैंने तो वर आई अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, तो इसका मतलब क्या होता है? कैसे बोलोगे हिंदी में? क्या बोलोगे? चिड़िया होता ना तो मैं तेरे पास उड़ के चला आता। मतलब यदि मैं चिड़िया होता नहीं बोलो, यदि नहीं बोलोगे ना, यदि हटा दिया ना आपने, तो कैसे बोल सकते हो इसको? चिड़िया होता ना तो मैं तुम्हारे पास उड़ के चला आता। तो वो सेंटेंस यहाँ से बनता है, वर आई अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, या हैड शी कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड हर। जैसे हैड शी कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड हर, ये सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पे। समझ में आया आपको? समझ में आया सबको? यस सर। एनी डाउट? सर इसके ऊपर आपने वो क्वेश्चन कैसे पूछे, मतलब इसके ऊपर
इसके ऊपर क्वेश्चन वही होता है, इफ को हटा देते हैं और लिख देते हैं कि आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, जबकि गलत है। क्या होना चाहिए? वर आई ए बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू। मतलब इफ हटाते हैं लेकिन बाकी चेंजेस नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे इफ को हटा दिया और लिख देते हैं कि आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, तो ये गलत है ना। क्या आना चाहिए? वर आई, वर को पहले लगाना पड़ेगा, वर आई ए बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू। समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। मतलब इफ को हटाने के बाद सेंटेंस को सिंपल नहीं रख सकते हो, फिर उल्टा करना पड़ेगा आपको। मतलब वर्ब को पहले लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा, और वर्ब को पहले लाना और सब्जेक्ट को बाद में लेना, उसे क्या कहते हैं हम लोग? इन्वर्जन। यहाँ पे हैड को पहले लाओ, यहाँ देखो हैड को पहले ला दिया और सी को बाद में ला दिया और मेन वर्ब बाद में आया, तो क्या है ये? कौन सा पार्ट हो गया ये? इन्वर्जन हो गया ना, उल्टा हो गया ना ये तो। सब्जेक्ट से पहले आपने हेल्पिंग वर्ब लगाया और सब्जेक्ट के बाद आपने मेन वर्ब लगाया, तो क्या कहलाएगा ये? पार्शियल इन्वर्जन हो गया ना। यस सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके ओके, नाउ रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 देखते हैं हम लोग। If a sentence starts with adverb like here, there, away, indoors, outdoors, out, up, etc., the complete inversion is used. यदि सेंटेंस आपका ये कौन से वर्ड्स हैं बताओ जरा? Here, there, away, indoor, outdoor, out, up, etc. ये कौन से वर्ड्स हैं? कौन सा वर्ब है? एडवर्ब है ये। Place. Adverb of manner, adverb of place, adverb of time, adverb of frequency, adverb of degree intensity, प्लेस adverb of place है, right? Please. राइट, एडवर्ब ऑफ प्लेस। Yes. चलो ये इतना समझ में आ गया आपको? ये सब क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो जितने भी वर्ड्स हैं ये हेयर, देयर, वेयर, इंडोर, आउटडोर, आउट, अप, नियर, फार, जितने भी आपके एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं, यदि ये लगे हुए हैं देन कंप्लीट इन्वर्जन इज यूज्ड। तो ये ध्यान रखना कि एडवर्ब ऑफ प्लेस के केस में कंप्लीट इन्वर्जन होता है। क्या होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस अगर लगाओ तो देखो, एडवर्ब ऑफ मैनर लगाओ, एडवर्ब ऑफ टाइम लगाओ, एडवर्ब ऑफ डिग्री लगाओ, तो उस केस में क्या होता है? आपने देख लिया। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लगाओ तो उस केस में क्या होता है? पार्शियल इन्वर्जन होता है। बट यदि एडवर्ब ऑफ प्लेसेस लगे हुए हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस लगाओ तो कौन सा इन्वर्जन होता है? कौन सा इन्वर्जन होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस लगाओ, कंप्लीट। कंप्लीट इन्वर्जन। समझ में आ रहा है आपको? यदि आपका सेंटेंस एडवर्ब ऑफ प्लेस से शुरू होता है तो हमेशा ही कंप्लीट इन्वर्जन होता है। मतलब हमेशा जब भी बोलो इस मतलब होता है 99.99%, मतलब 0.001% तो मैं रखता हूँ एक्सेप्शन के लिए, तो एक्सेप्शन बहुत कम होते हैं लेकिन फिर भी लेके चलते हैं हम लोग उस चीज को। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्या होता है? कंप्लीट इन्वर्जन होता है यदि एडवर्ब ऑफ प्लेस से सेंटेंस शुरू होता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस से कंप्लीट इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि ऑक्सिलरी वर्ब होगा, देन मेन वर्ब होगा, इज यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट से पहले क्या लगाना पड़ेगा हमको? हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब भी पहले आएगा और मेन वर्ब भी पहले आएगा। अभी तक हम जितने पढ़ रहे थे पार्शियल इन्वर्जन में, उस केस में क्या हो रहा था कि ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ रहा था, उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा था, फिर मेन वर्ब आ रहा था, राइट? लेकिन अब कैसा बनेगा सेंटेंस? अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस से शुरू होगा तो क्या बनेगा? वो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट नहीं आएगा, उसके बाद क्या आएगा? मेन वर्ब आएगा, और उसके बाद फिर लास्ट में क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट वगैरह आएगा। क्लियर है? समझ में आया आपको? समझ में आया ये बात? कंप्लीट इन्वर्जन की बात समझ में आई आपको? ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब दोनों ही जो है क्या होंगे? सब्जेक्ट से पहले आएंगे। और ये कब होता है नॉर्मली? जब एडवर्ब, कौन सा एडवर्ब शुरू होता है सेंटेंस? एडवर्ब ऑफ प्लेस। Place. जब सेंटेंस एडवर्ब ऑफ प्लेस से शुरू होता है उस केस में, एडवर्ब ऑफ प्लेस से शुरू होता है उस केस में कंप्लीट इन्वर्जन होता है। कंप्लीट इन्वर्जन का मतलब क्या हुआ कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों ही सब्जेक्ट से पहले लगाए जाते हैं। क्लियर है? समझ में आया आपको ये चीज? एग्जाम्पल देखो आप, हेयर कम्स मोहन। पहला एग्जाम्पल देखो आप, हेयर क्या होता है? हेयर, देयर, वेयर, ये सब क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। कम्स क्या है? मेन वर्ब है। मोहन क्या है? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट से पहले क्या लग गया? क्या लगा? मेन वर्ब लग गया ना। सब्जेक्ट से पहले सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लगता है और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आता है, तो हम लोग बोलते हैं पार्शियल इन्वर्जन है। लेकिन सब्जेक्ट के पहले ही अगर मेन वर्ब लग गया, हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं यहाँ पे, अगर मेन वर्ब आ गया सब्जेक्ट से पहले, तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग? कंप्लीट इन्वर्जन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? क्या बोलते हैं? कंप्लीट इन्वर्जन। कंप्लीट इन्वर्जन। Position. हाँ, बताते रहो, मुझे पता चले ना कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं तो पता चला मैं बोलता जाऊँ और आप लोग लगे पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं। वो अभी समझ में आ रहा है ना सबको आपको? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे दिया हुआ है अवे वेंट दीपक।
अवे, अवे क्या है? ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस। अवे मतलब क्या होता है? दूर, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। और जब एडवर्ब ऑफ प्लेस से शुरू होगा तो यहाँ पे क्या होगा? दीपक क्या है? सब्जेक्ट है। तो वेंट क्या हो गया? गो, वेंट, गॉन। गो वेंट मतलब क्या होता है? जाना, मेन वर्ब है, तो वो भी पहले लग गया। तो क्या हो गया? ये कंप्लीट इन्वर्जन। ये दोनों केस किसके थे? कंप्लीट इन्वर्जन, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, देयर वेंट सारा। तो देयर, तो हेयर, देयर, वेयर। देयर मतलब क्या होता है? वहां। वहां क्या है? ये भी जगह है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। सारा क्या है? सब्जेक्ट है। और वेंट क्या है? मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ गया, ये भी क्या हो गया? कंप्लीट इन्वर्जन। देयर वेंट सारा, सारा गई वहां पे। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया आपको? तो जब भी सेंटेंस एडवर्ब ऑफ प्लेस से शुरू होता है उस केस में क्या होता है? कंप्लीट इन्वर्जन होता है। ये समझ में आया कि नहीं आया आपको? सर अवे वेंट टू दीपक का ट्रांसलेशन क्या बोले आप? इसका अवे वेंट दीपक। दीपक गया, दीपक अच्छा गया। ठीक है, अच्छा एक देखो इसका नॉर्मल सेंटेंस क्या बनेगा? पहले वाले का हेयर कम्स मोहन का नॉर्मल सेंटेंस क्या बनेगा? मोहन कम्स हेयर, मोहन यहाँ आता है। यस हेयर कम्स मोहन का मतलब क्या हो जाता है? ये लो मोहन आया। यस ठीक है, अवे वेंट दीपक। अब इसका नॉर्मल सेंटेंस बनाओ तो क्या बनेगा? दीपक वेंट अवे, दीपक चला गया। और अवे Yes, वेंट sir. दीपक मतलब क्या होता है? दीपक गया। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे देयर वेंट सारा, इसका मतलब नॉर्मल सेंटेंस बनने क्या होता है? सारा वेंट देयर, सारा वहां गई। और देयर वेंट सारा मतलब क्या हुआ? गई सारा वहां। मतलब इस तरह से बोलने, मतलब जोर दे रहे हो आप इस चीज पे। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ बुरा है या अच्छा मतलब एक्सक्लेमेटरी साइन आता है उसमें बोलते समय हम लोग का। एक्सप्रेशन जो होता है हमारा, एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन आता है हमारा कुछ वहां पे। यस सर समझा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर आप देखो तो मोहन, दीपक, सारा, ये तीनों जो सब्जेक्ट थे ये क्या थे? ऑल द सब्जेक्ट्स वर क्या? प्रोनाउन थे कि नाउन थे? Noun. नाउन थे। ये तीनों Yes. सब्जेक्ट है, मोहन, दीपक, सारा, तीनों क्या है? नाउन है। ठीक है, बट व्हेन सब्जेक्ट इज प्रोनाउन, जब सब्जेक्ट प्रोनाउन है देन मेन वर्ब इज यूज्ड आफ्टर द सब्जेक्ट। तो उस केस में इन्वर्जन नहीं होता, ध्यान रखना आप। यदि ये मोहन, दीपक, सारा अगर नाउन है तो इन्वर्जन हुआ, मतलब हेल्पिंग, मतलब आपका मेन वर्ब जो है, देखो मेन वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले आया। लेकिन अगर वही मोहन, दीपक, सारा की जगह अगर ही से इट करके लड़की का नाम या लड़के के लिए, जैसे लड़कों के लिए ही लगाते हैं, लड़कों के लिए यहाँ पे ही लगा है, लड़की के लिए सारा के लिए यहाँ पे सी लगा हुआ है, तो इस केस में इन्वर्जन नहीं होता है। मतलब प्रोनाउन केस में इन्वर्जन नहीं होता। नाउन है तो इन्वर्जन होगा, प्रोनाउन है तो इन्वर्जन नहीं होता है। जैसे हेयर कम्स ही नहीं हो सकता है, हेयर ही कम्स होगा। यहाँ पे देखो आप, सेम एग्जांपल है, हेयर कम्स मोहन, और यहाँ क्या लगा दिया मैंने? हेयर ही कम्स। यहाँ डिफरेंस क्या हुआ? मोहन की जगह क्या लगा दिया मैंने? ही। तो हेयर कम्स ही नहीं बना सकते हो आप कि कम्स, सर यहाँ पे आपने कम्स पहले लिखा था, बाद में मोहन लिखा, तो मोहन की जगह पे ही लगा दिया, तो हेयर कम्स ही नहीं बनेगा कभी भी, ये गलत हो जाएगा। क्या बनेगा? हेयर ही कम्स। अवे वेंट दीपक, तो यहाँ क्या बनेगा? अवे ही वेंट, ही पहले आएगा, वेंट बाद में आएगा। मतलब आपको यहाँ पे नॉर्मल हो गया ना सेंटेंस, मतलब सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है। नॉर्मल सेंटेंस है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा। किस केस में? प्रोनाउन केस में। अगर प्रोनाउन लगा है तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, मतलब नॉर्मल सेंटेंस बनेगा। लेकिन अगर ये नाउन लगा है तो उस केस में इन्वर्जन होगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? सर शी गोज, यानी कि जब प्लेस का एडवर्ब ऑफ प्लेस रहेगा तो जब नाउन रहेगा तभी अपन इन्वर्जन का इन्वर्जन यूज होगा। करेंगे। हाँ, तभी और इन्वर्जन जब होगा। अरे प्रोनाउन होगा तो इन्वर्जन नहीं होगा उस केस में। ओके सर। क्लियर है? समझ में आया आपको? यस सर। So this was rule number 4. Now comes rule number 5. रूल नंबर 5 देखते हैं। अभी समझ में आ रहा है इस बार आपको अच्छे से? सबको समझ में आ यस रहा है सर। क्या? एवरीवन? किसी को डाउट हो रहा है, किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो वो बता सकता है। एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल विद द क्लास टुडे? समझ में आ रहा है सबको? आपको यस सर। किसी को दिक्कत आ रही हो कि नहीं सर मुझे समझ में नहीं आ रहा उतना, ऐसा कोई है? देखो मुझे पता है थोड़ा सा कंडीशनल क्वेश्चंस हैं इसमें, रूल्स वगैरह थोड़े कंडीशनल हैं, बट इसके बेस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो अभी तो हम लोग आपको बेसिक कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, रूल्स पढ़ा रहे हैं। इसके बेस पे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, अभी हम लोग इस चैप्टर खत्म होने के बाद 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। जब 100 क्वेश्चन इसके बेस पे सॉल्व करेंगे ना, तो हमें रट जाता है, पूरा रूल्स रट जाता है, फिर हमको रूल्स दोबारा नहीं पढ़ने पड़ते हैं। बट फर्स्ट टाइम हमें रूल्स पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज जब आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा एंड व्हेन आई विल गिव द रेफरेंस के देखो हमने ये वाला चीज यहाँ पढ़ा था,
then you should not be stuck with the things कि यार ये तो हमने कब पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, क्या बताया था उन्होंने. For that I am teaching you all these things. Otherwise rules पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है. I can directly come with the questions, right? But मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि एक बार आपने रूल्स सुना हुआ होगा ना, when it comes to the practical ground, जब क्वेश्चंस आपके सामने आता है ना, then everything will come automatically over there. या फिर अभी स्टार्टिंग में नहीं भी आता जब 100 क्वेश्चन कराता हूँ तो, लेकिन धीरे धीरे जब मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ क्वेश्चंस के साथ, तो आपको अपने आप समझ में आने लगता है कि हाँ सर ने ये रूल बताया था. ये रूल आपको अलग से नहीं याद करना पड़ता है, अपने आप क्वेश्चंस के साथ आपको रूल्स याद हो जाते हैं कि टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में. अभी जो हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, थ्योरी कोई नहीं पूछने वाला एग्जाम में. नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इन्वर्जन इज देयर एंड व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द इन्वर्जन. नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू. द ओनली थिंग दैट दे आर गोइंग टू आस्क यू इज दे विल आस्क यू सम सर्टेन क्वेश्चंस. वहां पे एरर होगा या कुछ होगा, यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू डिटेक्ट द एरर. अब एरर डिटेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू बी वेल वर्स्ड विद दिस ऑल दिस टाइप ऑफ रूल्स. और ये रूल्स को वेल वर्स्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू सॉल्व सर्टेन क्वेश्चंस. So after this chapter, today the chapter will be completed. So next class में we will come up with the questions. जो 100 क्वेश्चन होता है वो 100 क्वेश्चन 100 एडवर्ब के सॉल्व करेंगे हम लोग. And when we will solve 100 क्वेश्चन, 100 एरर जब निकालेंगे ना, फिर हमारी मास्टरी हो जाएगी. फिर तो कैसा भी एरर आ जाए एडवर्ब का हम ढूंढ लेंगे और सारे रूल्स अपने आप याद हो जाएंगे आपको. लेकिन मुझे रेफरेंस देने के लिए चाहिए. जब मैं आपको रेफरेंस दूं कि देखो यहाँ पे पार्शियल इन्वर्जन हुआ था, यू शुड नॉट गेट स्टक किया पार्शियल इन्वर्जन क्या होता है. फिर वहां मुझसे आप ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो. गेटिंग इट? Yes, sir. ठीक है. लेट्स स्टार्ट विद द रूल नंबर 5. तो रूल नंबर 5 कहता है कि व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद नो एक्सप्रेशन, यदि कोई सेंटेंस आपका नो एक्सप्रेशन शुरू होता है, नो NO नो लगा के एक्सप्रेशन शुरू होता है, लाइक जैसे कि आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एट नो टाइम, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, इन नो वे, ऑन नो अकाउंट, ऑन नो कंडीशन एक्सेट्रा. देन यहाँ पे क्या होता है? पार्शियल इन्वर्जन होता है. क्या होता है यहाँ पे? पार्शियल इन्वर्जन होता है. कंप्लीट इन्वर्जन कौन से केस में होता है? अभी तक क्या पढ़ा हमने? कंप्लीट इन्वर्जन कहाँ पे हुआ अभी तक? जहाँ पे सेंटेंस किससे शुरू होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस. एडवर्ब ऑफ प्लेस से, वहीं पर कंप्लीट इन्वर्जन होता है. बाकी जितने भी हमने पढ़े केसेस, वहां पे क्या होता है? पार्शियल इन्वर्जन होता है. पार्शियल इन्वर्जन मतलब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले और मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद. हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले, मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद. ठीक है, चलो पहला एग्जांपल देखते हैं. यहाँ पे पहला एग्जांपल क्या दिया हुआ है? अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, मतलब किसी भी कंडीशन में नहीं, विल दे डू इट. अब यहाँ पे दे विल डू इट नहीं आएगा. क्या आएगा पहले? विल. विल क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब. बताया था ना, विल, वुड, शैल, शुड. कौन सा हेल्पिंग वर्ब है ये? टू बी वर्ब है, टू डू वर्ब है, टू हैव वर्ब है, मॉडल वर्ब है, सेम मॉडल वर्ब है. कौन सा है? Model है. मॉडल वर्ब है, राइट. जो 11 मॉडल वर्ब बताया था ना आपको, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, ऑट टू. तो उसमें से विल जो है आपका मॉडल वर्ब है. और दे क्या है आपका? दे क्या है आपका? Subject. सब्जेक्ट है. एंड डू क्या है? Verb. मेन वर्ब है. मेन वर्ब. Yes, मेन sir. वर्ब है ना. यहाँ पे टू डू वर्ब नहीं है. डू, ये डू आपका मेन वर्ब है. डू, डज, डिड ने वाला डू नहीं है. ये कौन सा है? कौन सा है डू? Main verb. कौन सा है? डू, डिड, डन वाला है. समझ में आ रहा है? ये मेन वर्ब है, ये डू. ठीक है. तो अंडर नो सर्कमस्टेंसेस विल दे डू इट. तो आपके एग्जाम में कैसे लिख के आता है? अंडर नो सर्कमस्टेंसेस दे विल डू इट. हमें एरर दिखता ही नहीं उसके अंदर. सोचिए, देखो एरर दिख रहा है क्या आपको? अंडर नो सर्कमस्टेंसेस दे विल डू इट. चलो यहाँ तो आपको ये सेंटेंस छोड़ दो. अगर मैं बोलता हूँ अंडर नो सर्कमस्टेंसेस ही विल पास द एग्जामिनेशन, किसी भी कंडीशन में एग्जाम पास नहीं करेगा. बिल्कुल सेंटेंस सही लग रहा नहीं लग रहा सुनने में? जैसा हम बोलते हैं अंडर नो सर्कमस्टेंसेस ही विल पास द एग्जामिनेशन, सही लग रहा ना सेंटेंस सुनने में? हाँ सर, लग रहा तो सही है. लग रहा ना सही है कि अंडर नो सर्कमस्टेंसेस ही विल पास द एग्जामिनेशन, किसी भी कंडीशन में एग्जाम पास नहीं करेगा. लेकिन सेंटेंस गलत है. क्या होना चाहिए सेंटेंस एक्चुअली? क्योंकि अंडर नो, नो से स्टार्ट हुआ है, नो एक्सप्रेशन शुरू हुआ है. और अंडर नो सर्कमस्टेंसेस क्या है? नो कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ नेगेशन. याद है? यस नो बताया था मैंने आपको. तो अंडर नो सर्कमस्टेंसेस ये भी एडवर्ब है. तो अंडर नो सर्कमस्टेंसेस विल ही पास द एग्जामिनेशन होगा या ही विल पास द एग्जामिनेशन होगा? Will he. विल ही पास द एग्जामिनेशन. मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन्वर्जन लगाना पड़ेगा. कौन सा इन्वर्जन? पार्शियल इन्वर्जन. तो विल पहले आएगा, ही बाद में आएगा, और पास कौन सा आएगा? पास क्या होता है? पास होना, मतलब सफल होना. ये क्या होगा? मेन वर्ब हो गया, पास होना. Yes, sir. तो अंडर नो सर्कमस्टेंसेस विल ही पास द एग्जामिनेशन होगा. या यहाँ पे देखा जाए तो अंडर नो सर्कमस्टेंसेस विल दे डू इट, वे लोग करेंगे ये चीज. क्लियर है?
इसी टाइप से दूसरा देखें, इन नो वे इज ही गोइंग देयर, इन नो वे किसी भी कंडीशन में नहीं, इज ही गोइंग देयर वहां जा रहा है, तो इज क्या हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, ही क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया, गोइंग क्या हो गया मेन वर्ब हो गया, और देयर क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। तो इन नो वे इज ही गोइंग देयर, अब हमें लगता है इज ही गोइंग देयर से तो क्वेश्चन लग रहा है सुनने में, बट इन नो वे लग गया, एडवर्ब हो गया, तो उस केस में ये प्रॉपर है। तो आपको हेल्पिंग वर्ब पहले, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, तो ये क्या हो गया, ये भी पार्शियल इन्वर्जन हो गया। तो ये ध्यान रखना, ये जो नो क्या जो एक्सप्रेशन वाले, नो एक्सप्रेशन वाले जो सेंटेंस होते हैं, जो नो एक्सप्रेशन के साथ एडवर्ब के साथ जो सेंटेंस शुरू होते हैं, उस केस में भी हम लोग को पार्शियल इन्वर्जन लगाना पड़ता है। गेटिंग इट? समझ में आ रहा है सबको? यहाँ पे देखें नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, एट नो टाइम विल यू बी कॉल्ड। तो यहाँ पे भी नॉर्मल लोग कैसे बात करते हैं, एट नो टाइम यू विल बी कॉल्ड, तो यू विल बी कॉल्ड नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा विल यू बी कॉल्ड, जबकि हमें लगता है विल यू बी कॉल्ड ऐसा लग रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको बुलाया जाएगा नहीं बुलाया जाएगा, बट एट नो टाइम, ये जो एडवर्बियल एक्सप्रेशन दिया गया है, नो क्या होता है एडवर्ब ऑफ नेगेशन, पढ़ा है ना आपने, एडवर्ब ऑफ सिंपल एडवर्ब में एडवर्ब ऑफ नेगेशन क्या होता है, यस या नो, ठीक है। तो अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, एट नो सर्कमस्टेंसेस या इन नो वे या एट नो टाइम, ये सारे क्या हैं एडवर्ब हैं, और जब एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस तो क्या लगता है वहां पे इन्वर्जन लगता है, और जब नो वाला एडवर्ब से शुरू होता है सेंटेंस तो उस केस में कौन सा इन्वर्जन लगता है, पार्शियल इन्वर्जन लगता है। और कौन सा पार्शियल इन्वर्जन कैसा आएगा, विल आएगा, देन सब्जेक्ट आएगा, देन मेन वर्ब आएगा, बी कॉल्ड, तो विल यू बी कॉल्ड आएगा। क्लियर है? एट नो टाइम विल यू बी कॉल्ड, एट नो टाइम यू विल बी कॉल्ड होगा या एट नो टाइम विल यू बी कॉल्ड होगा, क्या आएगा, एट नो टाइम विल यू बी कॉल्ड। ये रूल समझ में आया आपको, रूल नंबर 5 क्या कहता है, समझ में सर आया? सेकंड वाले का आप वापस ट्रांसलेशन बताओ ना, इन नो वे इज ही डूइंग देयर गोइंग इज ही देयर। गोइंग देयर, इन नो वे इज ही गोइंग देयर, किसी भी कंडीशन में वो वहां नहीं जा रहा वो, ओके सर। ठीक है, इन नो वे इज ही गोइंग देयर, किसी भी कंडीशन में वहां नहीं जा रहा है वो। एट नो टाइम विल यू बी कॉल्ड, मतलब तुरंत तुम्हें बुलाया जाएगा, मीनिंग वही है, एट नो टाइम विल यू बी कॉल्ड मतलब क्या होता है, मतलब टाइम नहीं लगेगा, तुरंत आपको बुलाया जाएगा। लेकिन हम लोग नॉर्मली कैसे बोलते हैं, एट नो टाइम यू विल बी कॉल्ड, यू विल बी कॉल्ड नहीं होगा, विल यू बी कॉल्ड होगा, तो हमें लगता है विल यू बी कॉल्ड तो क्वेश्चन लग रहा है, बट सेंटेंस जब एडवर्ब से शुरू होता है तो क्वेश्चन नहीं होता है, वो इन्वर्जन कहलाता है उस केस में। और नो जो है, नो क्या होता है एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, ठीक है। क्लियर है चीज, समझ में आया आपको रूल नंबर 5? यस सर। चलो एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, हमने जो 5 रूल्स पढ़े अभी तक कौन कौन से पढ़े थे। पहला क्या पढ़ा था हमने कि ये जो हार्डली, नो, सुनर, सेल्डम, स्कैर्सली, जितने नेगेटिव टाइप के जो एडवर्ब्स होते हैं, अगर इससे शुरू होता है तो क्या लगता है पार्शियल इन्वर्जन, ये पढ़ा था हमने पहला। यस सर। सेकंड क्या पढ़ा हमने, यदि सेंटेंस हमारा ओनली एडवर्बियल फ्रेज से यूज होता है, ओनली शुरू होता है, जैसे ओनली बाय वर्किंग हार्ड, ओनली लास्ट मंथ, ओनली, जितने भी ओनली वाले सेंटेंस शुरू होते हैं उस केस में भी क्या लगता है पार्शियल पार्शियल इन्वर्जन, इन्वर्जन। ठीक है। तीसरा क्या पढ़ा था हमने, यदि कंडीशनल सेंटेंस है, चाहे प्रेजेंट का अनफुलफिल्ड विश और डिजायर है, जो पूरी नहीं हुई है, प्रेजेंट की या पास्ट की अनफुलफिल्ड विश या डिजायर है, और उसमें अगर इफ लगा के सेंटेंस नॉर्मल सेंटेंस बनता है, यदि इफ को हटाना है तो उस केस में नॉर्मल सेंटेंस नहीं बनेगा, वहां पे इन्वर्जन लग जाएगा, जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, यस ठीक है। सर। समझ में आया आपको, ये पढ़ा हमने। नाउ रूल नंबर 4 में हमने पढ़ा कि यदि एडवर्ब ऑफ प्लेस से सेंटेंस शुरू होता है उस केस में कंप्लीट इन्वर्जन होता है, जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों ही सब्जेक्ट से पहले लगा दिए जाते हैं। लेकिन उस केस में अगर नाउन हुआ तो, यदि उस केस में प्रोनाउन होगा तो नॉर्मल सेंटेंस बनेगा, वहां पे इन्वर्जन नहीं होता है, ये पढ़ा हमने। क्लियर है, समझ में आया आपको? नाउ Yes, रूल नंबर 5 में हमने पढ़ा यदि नो एक्सप्रेशन वाले जो एडवर्ब फ्रेज लगाए जाते हैं, नो भी क्या होता है एडवर्ब होता है, कौन सा एडवर्ब होता है एडवर्ब ऑफ नेगेशन। तो नो एक्सप्रेशन वाले जो अगर सेंटेंस से शुरू हो रहे हैं, मतलब अगर वहां से शुरू हो रहा है सेंटेंस, उस केस में भी इन्वर्जन होता है। कौन सा इन्वर्जन होता है उस केस में भी? पार्शियल इन्वर्जन। मतलब अभी तक हमने 5 रूल्स पढ़े, अब पूरे 5 रूल्स में हमने ये समझा है कि ज्यादातर हमारा पार्शियल इन्वर्जन ही बनता है सेंटेंस में, कंप्लीट इन्वर्जन सिर्फ एक ही केस में बन रहा है, जहां पे सेंटेंस एडवर्ब ऑफ प्लेस से शुरू होता है। ये समझ में आया आपको? yes sir. Okay. Now, rule number 6. When a sentence starts with place expressing adverbial phrases like on hill,
राउंड द कंसर्न, राउंड द कॉर्नर है ये, एक्चुअली कंसर्न नहीं है, राउंड द कॉर्नर होगा ये, कॉर्नर, राउंड द कॉर्नर है, ऐसा है, वो टाइपिंग एरर है। राउंड द कॉर्नर है, इन द वैली, अंडर द टेबल, along the northern frontier, along the southern frontier, on the bed, outside the gate, nowhere else, 5 miles beyond the school, under the tree, etc. Then inversion is used. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एक होता है डायरेक्टली आपका, देखो यहाँ भी प्लेस वाले हैं, यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये भी प्लेस एक्सप्रेसिंग एडवर्बियल फ्रेजेज हैं, ठीक है, ये भी प्लेस एक्सप्रेशन वाले ही हैं, जबकि प्लेस एक्सप्रेशन में हमने क्या पढ़ा था, अगर प्लेस वाले वर्ड होते हैं तो क्या लगता है हमारा, कंप्लीट इन्वर्जन लगता है, ये पढ़ा था ना हमने, हाँ सर। है ना? Yes, sir. ये पढ़ा, प्लेस वाले में क्या होता है, कंप्लीट इन्वर्जन लगता है ना, हाँ सर। ये पढ़ा था ना हमने। तो यहाँ भी वही चीज आप ध्यान दो आप, कि यहाँ भी प्लेस एक्सप्रेशन वर्ड्स हैं, ये ऑन, लाइक ऑन हिल, राउंड द कॉर्नर, इन द वैली, अंडर द टेबल, along the northern frontier, along the southern frontier, on the bed, फिर outside the gate, nowhere else, 5 miles beyond the school, under the tree, ये सब भी क्या है आपके एडवर्ब ऑफ प्लेस ही है, ये ओके प्लेस सर। वाले एक्सप्रेशन ही है, ठीक है। तो यहाँ जो इन्वर्जन होगा नॉर्मली कौन सा इन्वर्जन होगा, कौन सा इन्वर्जन होगा, कंप्लीट इन्वर्जन। कंप्लीट इन्वर्जन होगा, क्योंकि एडवर्ब ऑफ प्लेस के इसमें कंप्लीट इन्वर्जन होता है, चाहे वो हेयर, देयर, नोवेयर, हेयर इस टाइप से एक्सप्रेशन हो, और चाहे जहाँ पे ये वाले टाइप के एडवर्बियल फ्रेजेज हो वहाँ भी कंप्लीट इन्वर्जन ही होगा वहाँ पे। क्लियर है? नाउ यहाँ पे आप ये देखें, नोट में दिया हुआ है, व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ प्लेस एक्सप्रेसिंग एडवर्बियल फ्रेजेज विथ, कौन से खास तौर पे चीजें ध्यान रखना पड़ेगा आपको, कि व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ प्लेस एक्सप्रेसिंग एडवर्बियल फ्रेजेज लाइक कम, ये वर्ड याद रखना आप, वॉक, लाई, लाई मतलब लेट जाना, स्टैंड, स्टैंड, गो, है ना, गो, ठीक है, एज वर्ब्स, मतलब इस टाइप के अगर वर्ब्स लगे हुए हैं, देन कंप्लीट वर्ब इज यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट, मतलब कंप्लीट वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है, इसका मतलब क्या हुआ कि कंप्लीट इन्वर्जन होता है, एंड इन दिस केस वी डोंट यूज डू, डज, डिड, और उस केस में हम लोग डू, डज, डिड का यूज नहीं करते हैं। नॉर्मली डू, डज, डिड के सेंस में जो सेंटेंस बनते हैं वो कौन से बनते हैं, जो पार्शियल इन्वर्जन होता है, आपने देखा है ना, डू, डज, डिड के सेंटेंस बनेंगे नॉर्मली क्या बनता है, पार्शियल इन्वर्जन वाले बनते हैं। लेकिन जब एडवर्ब ऑफ प्लेस से शुरू होते हैं, और खास तौर पे जब आपका जो मेन वर्ब होता है वो कम, वॉक, लाई, स्टैंड, गो, अगर ये 4-5 वर्ड हैं, इस टाइप के वर्ब लगे हुए हैं जो मोशन वाले वर्ब हैं, है ना, कम, वॉक, लाई, स्टैंड, गो, इस टाइप के आपके जो वर्ब हैं, अगर ये वर्ब लगे हुए हैं, उस केस में कंप्लीट इन्वर्जन होता है, और उस केस में हम लोग डू, डज, डिड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, समझ में आएगा आपको, एग्जांपल देखिए समझ में आएगा, अंडर द टेबल, अंडर द टेबल, तो अंडर द टेबल क्या हो गया, ये भी प्लेस हो गया ना, कहाँ पे, वेयर, वेयर का जवाब दे रहा है ना, अंडर द टेबल, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, तो अंडर टेबल, अब यहाँ पे क्या आएगा, इज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, लाई का लाइंग हो गया, लाइंग मतलब क्या हुआ, पड़ा रहना, लाइंग मतलब वहाँ पड़ी हुई है, यहाँ पे बैठी हुई है, जो भी है, अ कैट, कैट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, और ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, इज क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, अंडर द टेबल क्या हो गया, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, देन ऑक्सिलरी वर्ब है, मेन वर्ब है, देन सब्जेक्ट है, तो कौन सा इन्वर्जन हो गया यहाँ पे, कौन सा इन्वर्जन हो गया यहाँ पे, Inversion. कंप्लीट इन्वर्जन, क्लियर है, Complete inversion. कंप्लीट इन्वर्जन है। Yes, तो यहाँ sir. देख, ठीक है, तो अंडर द टेबल इज लाइंग अ कैट, ऐसा आएगा, ऐसा नहीं बोल, नॉर्मली सेंटेंस कैसे देते हैं एग्जाम में, एरर कैसे देते हैं बता रहा हूँ मैं आपको, वहां दे देते हैं अंडर द टेबल अ कैट इज लाइंग, अंडर द टेबल अ कैट इज लाइंग, हमें लगता है सही तो है, क्या गलत है इसमें, कि टेबल के नीचे एक बिल्ली है, हम लोग तो मीनिंग देखते हैं ना, हम लोग भले हम इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े, कॉन्वेंट से पढ़े, तो भी हम लोग नॉर्मली सेंटेंस को किस बेस पे एरर देखते हैं, कि भाई बोलने में सही जा रहा नहीं जा रहा है, तो हमें तो सही लग रहा है कि अंडर द टेबल अ कैट इज लाइंग, सही लग रहा है ना सेंटेंस सुनने में, बट वो सेंटेंस गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि अंडर द टेबल जो होता है ये क्या है, अंडर द टेबल क्या है, इट्स एन एडवर्ब, क्योंकि एडवर्ब ऑफ प्लेस है वो, और जब एडवर्ब ऑफ प्लेस से सेंटेंस शुरू होता है तो कंप्लीट इन्वर्जन होता है, मतलब क्या हुआ, अ कैट इज लाइंग नहीं होगा, आपका यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब भी पहले आएगा, लाइंग आपका मेन वर्ब भी पहले आएगा, देन कैट आएगा, मतलब आपका सब्जेक्ट सबसे लास्ट में आएगा इस केस में। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको?
अंडर द टेबल इज लाइंग अ कैट। नेक्स्ट एग्जांपल देखें क्या दिया है, अंडर अ ट्री वॉज लाइंग एन ओल्ड मैन। अब यहाँ भी आपके एग्जाम में कैसे देते हैं, अंडर अ ट्री मतलब पेड़ के नीचे एन ओल्ड मैन वॉज लाइंग, एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था। और सेंटेंस सुनने में ये भी सही लगता है हमको, बट दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। अंडर अ ट्री क्या आना चाहिए, वॉज आपका ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, लाइंग मेन वर्ब हो गया, एंड ओल्ड मैन सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट से पहले आपका हेल्पिंग वर्ब भी आ गया, मेन वर्ब भी आ गया, तो क्या बन गया ये आपका कंप्लीट इन्वर्जन। और ये कंप्लीट इन्वर्जन क्यों हुआ, बिकॉज अंडर अ ट्री क्या है, ये वेयर का जवाब दे रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है वो। तो जब भी सेंटेंस एडवर्ब ऑफ प्लेस से शुरू होगा उस केस में कंप्लीट इन्वर्जन लगता है। क्लियर है चीज। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, आउटसाइड द गेट वाज स्टैंडिंग अ बेगर। अब यहाँ भी लोग कैसे बात करते हैं, आउटसाइड द गेट वाज स्टैंडिंग अ बेगर। अब यहाँ पे कैसे बात करते हैं, आउटसाइड द गेट, आउटसाइड द गेट क्या है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जगह बता रहा है कहाँ पे है, आउटसाइड द गेट। अब यहाँ लोग कैसे बोलते हैं, आउटसाइड द गेट अ बेगर वाज स्टैंडिंग, कि गेट के बाहर एक भिखारी खड़ा था। आउटसाइड द गेट अ बेगर वाज स्टैंडिंग। नॉर्मल सेंटेंस क्या होता है, वो सही है कि अ बेगर वाज स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट, ये नॉर्मल सेंटेंस है। नॉर्मल सेंटेंस कैसा बनेगा इसका, अ बेगर वाज स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट, ये बिल्कुल नॉर्मल सेंटेंस, एक भिखारी जो है गेट के बाहर खड़ा था। या पहले वाले सेंटेंस में देखो तो अ कैट इज लाइंग अंडर द टेबल, या एन ओल्ड मैन इज वाज लाइंग अंडर द ट्री, तो ये नॉर्मल सेंटेंस हो गया। लेकिन अगर हमने एडवर्ब ऑफ प्लेस को हमने पहले रख दिया तो उस केस में ये इन्वर्जन हो जाएगा और चीजें उलट जाती हैं, पूरा उलट जाती हैं चीजें। तो यहाँ पे अंडर द टेबल इज लाइंग अ कैट हो गया, अंडर अ ट्री वाज लाइंग एन ओल्ड मैन हो गया, आउटसाइड द गेट वाज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, स्टैंडिंग आपका मेन वर्ब हो गया, और बेगर आपका सब्जेक्ट हो गया जो सबसे लास्ट में आएगा। क्योंकि आउटसाइड द गेट क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिया जाता है, बिकॉज कंप्लीट इन्वर्जन होता है उस केस में। क्लियर है सेंटेंस, समझ में आया आपको, सबको समझ में आया। यस सर। नेक्स्ट है राउंड द कॉर्नर वेंट श्याम। राउंड द कॉर्नर वेंट श्याम मतलब श्याम पूरा सब जगह चारों तरफ घूम लिया उसने। तो राउंड द कॉर्नर, राउंड द कॉर्नर भी क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, राइट। श्याम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन वेंट क्या है, गो वेंट गॉन, मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म है ये, वेंट गो का जाना, राइट। तो मेन वर्ब है तो क्या होगा, सब्जेक्ट से पहले आएगा। ऐसा नहीं बोल सकते राउंड द कॉर्नर श्याम वेंट, श्याम वेंट नहीं होगा, क्या होता है वेंट श्याम, उल्टा बोलना पड़ेगा आपको। तो यहाँ भी कंप्लीट इन्वर्जन है, बिकॉज सेंटेंस आपके जब भी एडवर्ब ऑफ प्लेस से शुरू होंगे देन वी विल ऑलवेज हैव कंप्लीट इन्वर्जन। कंप्लीट इन्वर्जन मींस व्हाट, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब एंड देयर आफ्टर सब्जेक्ट। क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब और उसके बाद फिर क्या आता है, सब्जेक्ट। ये केस होता है कंप्लीट इन्वर्जन में। जब भी ये कब होता है, ये जब यहाँ पे स्टार्टिंग ऑक्सिलरी वर्ब के पहले क्या लगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। यदि एडवर्ब ऑफ प्लेस से सेंटेंस शुरू होता है उस केस में ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब एंड देन सब्जेक्ट, मतलब इसे कहते हैं हम लोग कंप्लीट इन्वर्जन। ये समझ में आया आपको, ये समझ में आया आपको। Yes, sir. यस सर। ओके, नाउ नेक्स्ट रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 देखें आप, यहाँ दिया हुआ है व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर देन इन्वर्जन नहीं होगा, इन्वर्जन होगा। ये इन्वर्जन है, इन्वर्जन है वो, देन इन्वर्जन इज यूज्ड, राइट। ये इन्वर्जन नहीं होगा, इन्वर्जन होगा। तो व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट विद सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर देन इन्वर्जन इज यूज्ड। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, यदि सेंटेंस हमारा सो से शुरू हो रहा है, लेकिन ये क्या प्लेस है क्या, सो एडवर्ब ऑफ प्लेस है क्या, नहीं। तो यहाँ कौन सा इन्वर्जन होगा, कौन सा इन्वर्जन होगा इस Partial. केस में, पार्शियल Partial. इन्वर्जन होगा। आप ध्यान रखना सिर्फ एडवर्ब ऑफ प्लेस के केस में ही कंप्लीट इन्वर्जन होता है, जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों ही सब्जेक्ट से पहले आता है। नॉर्मल केसेस में बाकी जो कोई और सेंटेंस अगर एडवर्ब से शुरू हो रहा है उस केस में नॉर्मली क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है और मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद आता है, और इसे हम लोग कहते हैं पार्शियल इन्वर्जन। कि कंप्लीट इन्वर्जन नहीं होता, कंप्लीट मतलब पूरा वर्ब पहले आ जाए सब्जेक्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आप एग्जाम्पल पहला देखें, पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, so well did she sing, so well did she sing
दैट एवरीवन गॉट मेस्मराइज, उसने इतना अच्छे से गाया कि हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया, हर कोई मेस्मराइज हो गया, राइट। सो वेल डिड शी सिंग। अब यहाँ पे सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, तीनों जगह देखो आप, तीनों किससे शुरू हो रहा है, सो। अब यहाँ पे सो लिखा हुआ है, सो के बाद अगला वर्ड क्या दिया, एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर मतलब क्या होता है, तरीका। मैनर का मतलब क्या होता है, तरीका। तो यहाँ देखो आप, यहाँ पे दिया हुआ है सो, उसके बाद एडवर्ब ऑफ मैनर। तो यहाँ पे, यहाँ देखो सब जगह, तीनों जगह सो लगा हुआ है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर में देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, वेल। वेल मतलब क्या हुआ, अच्छे से। मैनर का मतलब क्या होता है, कैसे, हाउ। हाउ का जवाब देने वाले कहलाते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। बताया था ना, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब नाम से लग रहा है, मैनर मतलब क्या होता है, कैसे, कैसे किया उसने। जैसे कैसे चलता है वो, ही वॉक्स स्लोली। स्लोली क्या हो गया, चलता तो है लेकिन चलता कैसे, मैनर क्या है चलने का, स्लोली। ही रन्स, वो दौड़ता है, मैनर क्या है, फास्ट, तेजी से दौड़ता है। तो कैसे करता है काम, मतलब वहां पे से लगता है हिंदी में, कैसे, तेजी से, धीरे से, चुपके से, अचानक से, तो सडनली, एब्रप्टली, एक्सीडेंटली, स्लोली, आसानी से, इजीली, ये सारे वर्ड क्या कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो यहाँ पे सो के बाद यदि एडवर्ब ऑफ मैनर लगा हुआ है, यहाँ पे सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर, मैंने सेंटेंस स्टार्ट विद सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर। यदि सेंटेंस आपका सो से शुरू हो और उसके बाद फिर एडवर्ब ऑफ मैनर लगा हो, वेल, अच्छे से, रूडली मतलब क्या हुआ, बहुत क्रूरता से, है ना, क्रुएल्टी से, या रूड तरीके से। अगर ये लगा हुआ है सो के बाद आपका एडवर्ब ऑफ मैनर लगा हुआ है, उस केस में हम लोग क्या लगाते हैं, इन्वर्जन होता है। उस केस में क्या होता है, इन्वर्जन होता है। कौन सा इन्वर्जन होता है, पार्शियल इन्वर्जन होता है उस केस में। तो यहाँ पे देखें सो वेल, और उसके बाद क्या आया, डिड। डिड क्या हो गया आपका, हेल्पिंग वर्ब। सी क्या हो गया, मेन वर्ब, सॉरी, सी क्या हो गया, सब्जेक्ट। और सिंग क्या हो गया, मेन वर्ब। और उसके बाद फिर डेट एवरीवन गॉट मेस्मराइज्ड, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे डिड लगा है, डिड के बाद क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से सिंग लगा है, ठीक है। अगर हैड लगा होता तो क्या होता है, सो वेल हैड। अगर हैड लगा होता तो क्या होता है, सी सैंग। हैड के बाद क्या हो जाता है, क्या होता है, सी सैंग हो जाता है। लेकिन डिड लगा तो क्या होगा, सिंग होगा। कि डू डिड के बाद हमेशा क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। अगर सर आई के बाद में हाँ? विल लगता तो, क्या बोल रहे हो, अगर सर सो वेल आई विल लगता, आई के बाद में विल लगता, तब कैसा रहता, नहीं नहीं, आई विल तो हो ही नहीं सकता ना बेटा, विल आई होगा ना। सो वेल विल। विल आई, सो वेल, हाँ 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 हाँ, सॉरी 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 सॉरी। नहीं, सो वेल विल आई परफॉर्म दैट एवरीबडी विल गेट मेस्मराइज, ऐसा बोलोगे ना। इतना अच्छे से हाँ सर, करूंगा, परफॉर्म करूंगा कि हर कोई हाँ सर, मंत्रमुग्ध हो जाएगा, वैसा बोलोगे ना। सो विल, हाँ, आई विल नहीं आएगा, विल आई परफॉर्म। हम्म, आई विल परफॉर्म नहीं होगा वहां पे, वही तो बता रहा हूँ मैं आपको। सो वेल हाँ सर, आई विल परफॉर्म नहीं होगा, सो वेल विल आई परफॉर्म होगा। दैट एवरीबडी विल गेट मेस्मराइज्ड। समझ में आ रहा है आपको। यस सर, तो विल आई होगा, आई विल नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे आगे देखें, सो वेल डिड द प्ले, डिड ही प्ले। डिड के बाद क्या है, ही सब्जेक्ट हो गया, प्ले क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, डिड क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। दैट एवरीवन एडमायर्ड हिम, कि हर किसी ने उसकी तारीफ करी। सो रूडली डिड सी बिहेव, यहाँ देखें आप, सो रूडली, सो के बाद क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ मैनर है, किस तरीके से, तो रूडली। डिड क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। सी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। बिहेव क्या हो गया, व्यवहार करना। व्यवहार करना क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। दैट एवरीबडी डिसलाइक हर, मतलब वो इतने रूडली तरीके से बिहेव करा उसने कि हर कोई उसको डिसलाइक करता है, पसंद नहीं करता है। तो ध्यान रखना आप, ये रूल आपने पढ़ लिया, यदि सो के बाद एडवर्ब ऑफ मैनर लगा है, उस केस में पार्शियल इन्वर्जन होता है। यदि सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है सो के बाद फिर एडवर्ब ऑफ मैनर लगा है, देन उस केस में भी क्या लगता है, पार्शियल इन्वर्जन होता है। समझ में आया आपको ये चीज, रूल नंबर 7। यस सर, नाउ मूविंग फर्दर, रूल नंबर 8। ओके, रूल नंबर 8 देखें क्या दिया हुआ है। व्हेन टू वर्ब्स आर जॉइंड बाय नॉट ओनली बट ऑल्सो। यदि अब दो वर्ब हैं, दो वर्ब दिए हुए हैं और दोनों जो है नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हुए हैं, एंड सेंटेंस स्टार्ट्स विथ नॉट ओनली, और सेंटेंस आपका नॉट ओनली से स्टार्ट हो रहा है, देन इन्वर्जन इज यूज्ड विथ नॉट ओनली। तो इन्वर्जन जो होता है सिर्फ नॉट ओनली के साथ लगता है, बट ऑल्सो के साथ नहीं लगता है, मतलब इसके साथ नहीं लगता है, सिर्फ नॉट ओनली के साथ इन्वर्जन लगता है। यहाँ पे उल्टा होगा, दूसरे वाले केस में उल्टा नहीं होता है, ठीक है। अब देखते हैं समझ में आएगा आपको ये चीज एग्जाम्पल के थ्रू। नॉट ओनली डिड सी सिंग बट ऑल्सो डांस, मतलब नॉट ओनली, ये लिखा हुआ है नॉट ओनली। नॉट ओनली आपको पता है, आपको ये भी क्या है, एडवर्ब है।
नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये एक्चुअली क्या कंजंक्शन है, आपने कंजंक्शन में पढ़ा होगा। नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो लगता है, इधर के बाद और लगता है, नीदर के बाद नॉर लगता है, पढ़ा है ना आपने। तो नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो ये एक्चुअली कंजंक्शन का पार्ट है, लेकिन दोनों सेंटेंस जोड़ते समय व्हेन टू वर्ब्स आर जॉइंड बाय नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब यहाँ पे दो वर्ब कौन से हैं, यहाँ दो वर्ब कौन से हैं, एक है सिंग, सिंग मतलब गाना, और एक है डांस मतलब नाचना। तो गाना ना लगा, ये भी मेन वर्ब है, डांस नाचना ये भी मेन वर्ब है। दूसरे सेंटेंस में देखो, नॉट ओनली डिड कुणाल टीच, टीच मतलब क्या हुआ, पढ़ाना, और ऑल्सो मोटिवेट करना। मोटिवेट करना मतलब क्या होता है, सामने वाले को क्या बोलते हैं हिंदी में, मोटिवेट करने को क्या बोलेंगे उसको, प्रोत्साहित करना है, जो भी है। तो जो भी दोनों क्या है, टीच या मोटिवेट, हाँ प्रोत्साहित करना, तो दोनों ही क्या है आपके, दोनों ही वर्ब हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, शिल्पा नॉट ओनली केम, आना क्या है, ये भी मेन वर्ब है। स्टे करना क्या होता है, ठहरना कहीं पे, वो भी मेन वर्ब है। तो जब दो मेन वर्ब को आपको अटैच करना हो नॉट ओनली बट ऑल्सो से, जब दो मेन वर्ब को नॉट ओनली बट ऑल्सो से अटैच करना हो, उस केस में इन्वर्जन जो लगता है कौन से वर्ब के साथ लगेगा। मतलब नॉर्मली वर्ब के पहले हम लोग लगाते हैं ना, जो वर्ब होता है वो सब्जेक्ट से पहले आता है, तो कौन से वर्ब के लिए हम लोग इन्वर्जन यूज करते हैं, जो नॉट ओनली के साथ लगा हो। मतलब बट ऑल्सो वाले के साथ नहीं लगाते हम लोग, जो इन्वर्जन होता है हमारा वो नॉट ओनली के साथ लगता है। समझ में आ रहा है आपको, कौन से वर्ब के साथ लगेगा इन्वर्जन, कौन से वर्ब को देख के हम करेंगे, नॉट ओनली के साथ जो लगा रहेगा। बट ऑल्सो के साथ जो वर्ब रहेगा, डांस, मोटिवेट या स्टे, इनके साथ हम लोग इन्वर्जन नहीं लगाएंगे। हमारा जो इन्वर्जन का पार्ट होगा किसके साथ जाएगा, नॉट ओनली वाले के साथ आएगा। तो नॉट ओनली डिड सी सिंग, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिड क्या है, नॉट ओनली वर्ड डिड, डिड आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, सी आपका सब्जेक्ट हो गया, सिंग क्या हो गया, गाना मेन वर्ब हो गया। तो यहाँ पे आपने इन्वर्जन लगाया, जबकि डांस भी आपका मेन वर्ब है, बट यहाँ पे बट ऑल्सो के बाद वाले केस में इन्वर्जन नहीं लगेगा। इसी टाइप से आप दूसरा देखो, तो नॉट ओनली कृणाल, ठीक है, टीच, ना केवल कुणाल पढ़ाता है बट ऑल्सो मोटिवेट, बल्कि मोटिवेट भी करता है। तो यहाँ पे देखो नॉट ओनली के बाद क्या लगा, डिड, आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, कृणाल क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया, टीच क्या हो गया पढ़ाना, मेन वर्ब हो गया। लेकिन बट ऑल्सो के बाद जो मोटिवेट लगा है ये भी मेन वर्ब है, बट यहाँ पे कोई इन्वर्जन नहीं लगेगा। बट ऑल्सो बाद आपका इन्वर्जन जो होगा नॉट ओनली के साथ लगेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, शिल्पा नॉट ओनली केम, शिल्पा ना केवल आई बट ऑल्सो स्टेड हेयर, बल्कि यहाँ पे ठहरी भी थी। तो शिल्पा नॉट ओनली, नॉट ओनली के साथ क्या लगेगा, केम, केम आपका मेन वर्ब हो गया, बट ऑल्सो स्टेड हेयर। अब यहाँ पे ये सेंटेंस सही है क्या, शिल्पा नॉट ओनली केम बट ऑल्सो स्टेड हेयर, ये सेंटेंस सही है, बट ये क्या है, इन्वर्जन है क्या यहाँ पे, यहाँ इन्वर्जन है क्या ये सेंटेंस में, नहीं सर, नहीं है, नहीं है। क्योंकि सर सेंटेंस नॉट ओनली से स्टार्ट नहीं हुआ है। हाँ, यहाँ पे ये सिंपल सेंटेंस है, ये आपका इन्वर्जन है ही नहीं इस केस में। इसका इन्वर्जन क्या बनेगा, नॉट ओनली शिल्पा, यहाँ आ जाएगा, नॉट ओनली शिल्पा केम बट ऑल्सो स्टेड हेयर, ना केवल शिल्पा यहाँ पे आई थी बट यहाँ पे रुकी भी थी। ठीक है, तो नॉट ओनली डिड शिल्पा केम, ये सॉरी डिड सर शिल्पा डी कम, शिल्पा कम, हाँ कम, सर, हाँ हाँ यहाँ पे आ जाएगा डिड शिल्पा कम, ऐसा आएगा। नॉट ओनली डिड शिल्पा कम बट ऑल्सो स्टेड हेयर, एक्चुअली यहाँ पे ऐसा इन्वर्जन बनेगा वो। बट अभी शिल्पा नॉट ओनली केम बट ऑल्सो स्टेड है, शिल्पा ना केवल यहाँ पे आई थी बल्कि यहाँ रुकी भी थी, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, ये इन्वर्जन का सेंटेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्जन वाली कोई बात ही नहीं, क्योंकि सेंटेंस आपका सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, शिल्पा शुरू हो, शिल्पा इज अ सब्जेक्ट। और जब सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, एडवर्ब से शुरू ही नहीं हो रहा, तो इन्वर्जन क्यों लगेगा। इन्वर्जन लगता कब है, जब एडवर्ब से शुरू होता है, और नॉट ओनली क्या है, एडवर्ब है। तो जब एडवर्ब से शुरू होगा उस केस में इन्वर्जन होगा ना, जब एडवर्ब से शुरू ही नहीं हुआ तो इन्वर्जन क्यों लगेगा। क्लियर है, समझ में आया आपको। यस सर। ओके, so this was rule number 8. Now moving for the rule number 9. Rule number 9 देखिए क्या है, when a sentence starts with neither nor or so then inversion is used. अब यहाँ पे भी अगर आपका सेंटेंस जो है नीदर से शुरू हो रहा है, नॉर से शुरू हो रहा है या सो से शुरू हो रहा है, उस केस में इन्वर्जन होता है। कौन सा इन्वर्जन होगा, कौन सा इन्वर्जन होगा, पार्शियल इन्वर्जन। कंप्लीट इन्वर्जन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ किसमें होता है, जहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस से सेंटेंस शुरू होता है। Okay? जब एडवर्ब ऑफ प्लेस से शुरू होता है उस केस में लगता है। ओके, सो यहाँ पे देखिए आप क्या होता है, ही वेंट देयर, वो वहां गया था, सो डिड आई,
अब यहाँ पे सेंटेंस में देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, सो। अब सो से शुरू हो रहा सेंटेंस, ये पहला सेंटेंस छोड़ दो, ही वेंट देयर तो नॉर्मल सेंटेंस हो गया। अब आगे लिखा है वो वहां गया था, सो डिड आई, बोलते हैं ना, उसने ऐसा किया तो मैंने भी कर दिया, ऐसा बोलते हैं ना, उसने मेरे को मारा तो मैंने भी उसको मार दिया, या उसने मुझे ऐसा बोला तो मैंने भी चिल्ला दिया। तो आप जो मतलब साथ साथ करते हो ना, पैरेलल में कोई काम कर देते हो साथ में, तो वहां सेंटेंस इस टाइप से बनाए जाते हैं, ही वेंट देयर सो डिड आई, वो वहां गया तो मैं भी चला गया वहां पे। तो या ही वेंट देयर, ये तो नॉर्मल सेंटेंस हो गया, लेकिन जब आपने सेंटेंस सो से शुरू किया नेक्स्ट पार्ट, तो वहां पे इन्वर्जन हो जाएगा। सो आई डिड नहीं होगा, क्या आएगा फिर, सो डिड आई। डिड क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लग गया, मतलब वर्ब लग गया, मेन वर्ब तो है ही नहीं यहाँ पे, तो सब्जेक्ट से पहले वर्ब लग गया, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इस पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, इन्वर्जन। और क्यों हुआ इन्वर्जन, बिकॉज सेंटेंस किससे शुरू हुआ, सो से शुरू हुआ। तो यही बोल रहे हैं कि यदि सो से शुरू हो रहा है, या नॉर से शुरू हो रहा है, या नीदर से शुरू हो रहा है, उस केस में हम लोग इन्वर्जन लगाते हैं, ठीक है। और पार्शियल इन्वर्जन होता है, मतलब सिर्फ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है। क्लियर है, समझ में आया आपको, ये समझ में आया आपको। और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो आई लगा है, ही लगा है, ठीक है, ये ब्रदर लगा है, तो यहाँ पे आपका प्रोनाउन वाली बात, मतलब नाउन वाली बात नहीं है। नाउन वाली बात सिर्फ कंप्लीट इन्वर्जन वाले केस में था, ध्यान रखना आप। यहाँ प्रोनाउन वाले केस में ऐसा नहीं कि हर जगह प्रोनाउन के पहले इन्वर्जन नहीं लगता है, सिर्फ उस केस में था, और एक और आगे आएगा एक केस, उसमें होता है ऐसा, नाउन वाला केस जो होता है। क्लियर है। सो मूविंग फर्दर, यहाँ देखें, सो डिड आई, यहाँ पे इन्वर्जन है। आई डिड नॉट लाइक सच पीपल, मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। नॉर डज ही, ना वो पसंद करता है। तो नॉर, आपने सेंटेंस अगेन नॉर से शुरू किया है, तो नॉर ही डज नहीं होगा, क्या आएगा, नॉर डज। डज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, देन उसके बाद ही आएगा, सब्जेक्ट आएगा। समझ में आ रहा, तो सेंटेंस सो से शुरू हो या नॉर से शुरू हो। नेक्स्ट सेंटेंस देखें आप, मनीषा डिड नॉट गो देयर, मनीषा वहां नहीं गई थी। नीदर डिड हिज ब्रदर, और ना उसका भाई गया था। अब यहाँ भी फिर निदर शुरू हुआ, तो निदर के बाद क्या आएगा, निदर हिज ब्रदर डिड नहीं आएगा, निदर डिड, डिड आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, और हिज ब्रदर फिर सब्जेक्ट हो गया। तो आपने तीनों में देखा क्या हुआ, यदि सो लगा है, नॉर लगा है, निदर लगा है, उस केस में आप देखो तो हेल्पिंग वर्ब जो है, कहीं भी हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले लगा हुआ है। तो यदि नीदर, नॉर या सो से सेंटेंस शुरू हो रहा है, उस केस में हमारा इन्वर्जन होता है। कौन सा इन्वर्जन होता है, पार्शियल इन्वर्जन। क्लियर है, समझ में आया आपको रूल नंबर 9, रूल नंबर 9 समझ में आया आपको। हाँ सर। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, रूल नंबर 10। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे वो नाउन वाला प्रॉब्लम आता है यहाँ पे भी, रूल नंबर 10 में। तो एक मिनट, यहाँ आपको समझ में आया ना, सो नीदर नॉर, सॉरी, नीदर नॉर सो के साथ भी क्या लगता है, यदि सेंटेंस नीदर नॉर सो से स्टार्ट होता है, जब नॉर्मली मेन पार्ट के बाद सेकंड पार्ट में स्टार्ट होता है, सेकंड सेंटेंस शुरू होता है ये, उस केस में इन्वर्जन लगता है। देन इसके बाद आप रूल नंबर 10 पे चलें, तो इन ए डायरेक्ट स्पीच, अच्छा आपको डायरेक्ट स्पीच पता है कि नहीं पता क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखें, लेट हिम कम, उसे आने दो, सेड विनय, ऐसा विनय का, नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, विनय सेड, विनय सेड, और उसका कॉमा, इन्वर्टर कॉमा स्टार्ट, और फिर हम लोग बोलते हैं लेट हिम कम, ऐसे ही बोलते हैं ना, ऐसे ही बोलते हैं ना। सेंटेंस कैसे बनाते हैं हम लोग, डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस कैसे बनाते हैं, मोहन सेड लेट हिम कम, मोहन सर सेड, स्टार्टिंग में मोहन सेड होता है, और उसके बाद कॉमा, फिर इन्वर्टर कॉमा स्टार्ट, फिर आता है लेट हिम कम, और फिर इन्वर्टर कॉमा क्लोज, सेंटेंस क्लोज, ऐसे ही होता है ना नॉर्मल सेंटेंस। नॉर्मल सेंटेंस, नॉर्मल सेंटेंस ऐसे होता है ना डायरेक्ट स्पीच का, कि पहले आपको क्या लगाते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब होता है। मैं आपको एक एक चीज समझाता हूँ क्या होता है। ये विनय सर सेड रूल या नंबर 10 ही वापस सेड, से समझाइए ना, मेरा नेट चले गया था। ओके, रूल नंबर 10 ये कह रहा है कि इन ए डायरेक्ट स्पीच, जब डायरेक्ट स्पीच होता है, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच, जहाँ पे इन्वर्टर कॉमा वाली बात नहीं आती, इनडायरेक्टली बात करते हैं, वो तो छोड़ दो। लेकिन जब डायरेक्ट स्पीच की बात कर रहे हैं, इन ए डायरेक्ट स्पीच व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज यूज्ड आफ्टर रिपोर्टेड स्पीच, तो ये जो इन्वर्टर कॉमा के अंदर दिया रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, एक एक करके रिपोर्टेड समझो। स्पीच। हाँ, तो जो इन्वर्टर कॉमा के अंदर रहता है, इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, मतलब ये रिपोर्टेड स्पीच है जो बोला गया है, ठीक है। और इसके पहले जो लगाते हैं उसे कहते हैं हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे ही सेड
आई विल गो देयर। तो ही सेड जो हम लोग आते हैं पहले स्टार्टिंग में, ही सेड या मोहन सेड ऐसा बोल देते हैं ना हम लोग, और कॉमा फिर इन्वर्टर कॉमा स्टार्ट और फिर अंदर कुछ बोलते हैं, फिर इन्वर्टर कॉमा क्लोज फुल स्टॉप। नॉर्मली सेंटेंस ऐसे बनता है डायरेक्ट स्पीच का। तो ही सेड जो हमने बोला ये कहलाता है क्या, रिपोर्टिंग वर्ब। ये जो सेड है क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, तो ही सेड रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और अंदर वाला जो इन्वर्टर कॉमा के अंदर होता है वो क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच। तो इन डायरेक्ट सेंटेंस, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन डायरेक्ट स्पीच में व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब इज यूज्ड, जब रिपोर्टिंग वर्ब जो यूज होता है आफ्टर रिपोर्टेड स्पीच, मतलब रिपोर्टेड स्पीच के बाद लगाया जाता है। नॉर्मली हम लोग कैसे लगाते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, नॉर्मली कहाँ लगाते हैं, पहले लगाते हैं सर। पहले लगाते हैं, समझ में आया ना, रिपोर्टेड स्पीच के पहले लगाते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं यदि डायरेक्ट स्पीच में यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो रिपोर्टेड स्पीच के बाद लगा है, एंड ही सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज नाउन, एंड ये ही नहीं होगा, एक्चुअली द होगा, एंड द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज नाउन, और जो सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का वो नाउन है। मतलब ये कह रहे हैं कि लेट हिम कम, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच हो गया, और विनय सेड की जगह आपने यहाँ पे जो है, यहाँ पे मतलब इन्वर्टर कॉमा के बाद आपने यहाँ पे डाला है ये चीज, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में लगाया है। उस केस में द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज नाउन, और जो सब्जेक्ट है वो नाउन है, विनय क्या है, नाउन है, ही सी इट नहीं है ना, प्रोनाउन नहीं है। देन इन्वर्जन इज यूज्ड विद द रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टिंग वर्ब के साथ इन्वर्जन लग जाता है। मतलब विनय सेड नहीं होगा, क्या होगा, सेड विनय होगा। दोबारा समझो, आपको समझ में आएगा। लेट हिम कम, उसे आने दो। नॉर्मली क्या होता है, विनय सेड लेट हिम कम, ये नॉर्मल सेंटेंस कैसा बनता है, ये सेंटेंस अगर नॉर्मल बनाओ तो क्या बनेगा, विनय सेड Said, let him. कॉमा और इन्वर्टर कॉमा के अंदर आएगा क्या, लेट हिम कम। ये नॉर्मल आएगा, सेंटेंस ऐसे ही बनता है यस ना, सर। मतलब सब्जेक्ट आता है देन वर्ब आता है। यस सर। लेकिन वो कह रहे हैं कि यदि ऐसा नहीं करके, यदि आप ऐसा करते हो कि इन्वर्टर कॉमा पहले अंदर डाला आपने कुछ भी जो बोलना था आपको, और यहाँ पे कॉमा डाल के फिर आपने लिखा है विनय सेड, विनय सेड, तो ये गलत है। उनका कहना है ये गलत है, ऐसा नहीं बोल सकते हो आप। खासतौर पे जब विनय आपका क्या है, नाउन है, तो विनय क्या है, नाउन है ना, नाम है ना, प्रोनाउन तो नहीं है ना। तो जब विनय नाउन है उस केस में आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि लेट हिम कम विनय सेड, ये गलत है। क्या बोलना पड़ेगा वहां पे, इन्वर्टर को, सॉरी, क्या बोलना पड़ेगा वहां पे, इन्वर्टर कॉमा आएगा, अंदर आएगा जो भी लिखना है, पुलिस यहाँ कॉमा आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, सेड पहले आएगा, मतलब हेल्पिंग आपका वर्ब जो है पहले आएगा, और विनय जो नाउन है वो बाद में आएगा, आपका सब्जेक्ट है वो बाद में आएगा। तो वर्ब पहले आ गया, सब्जेक्ट बाद में आ गया, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इन्वर्जन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, इन्वर्जन कहते हैं ना। इन्वर्जन हुआ कि नहीं हुआ, नॉर्मली क्या आना चाहिए, विनय सेड, अब यहाँ पे क्या बना दिया हमने, सेड विनय, तो ये इन्वर्जन हो गया। तो वही कह रहे हैं रूल नंबर 10 में, ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट स्पीच में यदि ये रिपोर्टेड स्पीच जो है अगर उसके पहले रिपोर्टिंग वर्ब नहीं लगाया, यदि रिपोर्टिंग वर्ब उसके बाद लगाया जा रहा है, मतलब उल्टा बोला जा रहा है। नॉर्मली क्या होता है, विनय सेड लेट हिम कम ऐसा बोलते हैं, यदि कह रहे हैं कि लेट हिम कम, तो फिर विनय सेड नहीं आएगा, क्या आएगा, सेड विनय आएगा, मतलब इन्वर्जन लग जाएगा यहाँ पे, मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले या मेन वर्ब है वो पहले आएगा और सब्जेक्ट बाद में आएगा। क्लियर है, समझ में आया आपको। यस सर। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। सेड, अब जो भी ले लो, सेड एक काम बोलो, रवि कर दो, सेड रवि, रवि ने कहा, ठीक है। तो आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम सेड रवि, तो रवि सेड होगा या सेड रवि होगा, सेड रवि। सेड रवि। लेकिन नॉर्मल सेंटेंस बनता है कैसा बनता है, रवि सेड आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। नॉर्मल डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस बनाते तो कैसा बनाते हैं, पहले रिपोर्टिंग वर्ब आता है, रवि सेड कॉमा इन्वर्टर कॉमा स्टार्ट, और फिर क्या आता है, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इन्वर्टर कॉमा क्लोज फुल स्टॉप, खत्म। लेकिन यदि ये कह रहे हैं कि यदि डायरेक्ट स्पीच में यदि रिपोर्टिंग वर्ब को स्टार्टिंग में ना रख कर, यदि रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच के बाद में रख रहे हो आप, उस केस में आपको इन्वर्जन लगाना पड़ेगा, खास तौर पे जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब के साथ जो नाउन जो सब्जेक्ट है वो नाउन है तो। बट आगे और भी दिया हुआ है, देखें आप, सॉरी, आगे और भी दिया हुआ है, बट इफ द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज प्रोनाउन, यदि आपका सब्जेक्ट जो है रिपोर्टिंग वर्ब का प्रोनाउन है, देन इन्वर्जन इज नॉट यूज, तो उस केस में इन्वर्जन यूज नहीं होगा। जैसे पहला वाला सेंटेंस आप भी देखो, लेट हिम कम विनय सेड विनय है, अब यहाँ क्या बन गया, लेट हिम कम ही सेड, अब यहाँ पे सेड ही नहीं बनता, प्रोनाउन के साथ नहीं होता ये,
यस सर समझा। प्रोनाउन के केस में क्या होता है, अगर आप स्टार्टिंग में लगाओ तो भी वही आएगा ही सेड लेट हिम कम, और बाद में भी लगाओ तो वही आएगा लेट हिम कम ही सेड। मतलब इस केस में सेड ही नहीं बनेगा, समझा ना, यहाँ पे इन्वर्जन नहीं होगा, यहाँ नॉर्मल सेंटेंस ही रहेगा। तो आप ही मतलब रिपोर्टिंग वर्ब को चाहे पहले लगाओ चाहे बाद में लगाओ दोनों सेम रहेगा, यदि वो प्रोनाउन है तो। मतलब ही सेड अगर पहले भी लगाओ तो भी आएगा ही सेड लेट हिम कम ही सेड। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया आपको? हेलो, यस सर समझा। समझा ना? और नेक्स्ट देखें आप, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम सेड ही, सी सेड। यहाँ पे देखें आप, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम सी सेड। अब यहाँ पे आई कैन सॉल्व, यहाँ पे दिया था आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम सेड रवि लिखा था ना हमने, सेड रवि किया था ना हमने, तो यहाँ पे क्या है, सेड रवि की जगह एक काम करो, सीता गीता कुछ भी कर लो आप, सेड सीता, तो सीता की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे शी लगा हुआ है, तो आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम शी शेड बोलो, सेड सी नहीं आएगा यहाँ पे, समझ में आ रहा? और ये सी सेड आप स्टार्टिंग में लगाओ तो भी वही आएगा, और आप इधर भी लगाओ तो भी वही आएगा, सी सेड आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम या आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम सी सेड। मतलब अगर आपका प्रोनाउन है तो आप रिपोर्टिंग वर्ब को पहले लगाओ चाहे बाद में लगाओ, कोई इन्वर्जन नहीं होगा। लेकिन यदि आपका सब्जेक्ट जो है वो नाउन है, और यदि आपने रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टर कॉमा के अंदर होता है उसके पहले लगाया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर उसके बाद लगा रहे हो तो उस केस में इन्वर्जन होगा, मतलब वर्ब पहले आएगा सब्जेक्ट बाद में आएगा। क्लियर है, रूल समझ में आया आपको? रूल नंबर 10, रूल नंबर 10 समझ में आया सबको? आया? रूल नंबर 10 समझ में आया सबको? यस सर। Yes, Okay. sir. Now the last rule. आज समझ में आया नहीं आया आप लोगों को रूल्स? हाँ सर समझ में आया, वो 2 बार हो गया तो सर अभी थोड़ा दिमाग में बैठा। बैठा ना? देखो अभी हाँ क्वेश्चन सर। सॉल्व करेंगे ना तो और ज्यादा समझ में आता है। आपको भी पता है कि देखो एक होता है थ्योरी, है ना, थ्योरी जो होता है एक लिमिट तक समझ में आती चीजें, लेकिन जब प्रैक्टिकल यूज होगा ना तो अपने आप सब समझ में आने लगता है। अगर मैं आपको कुछ भी अगर थ्योरी समझाऊं कोई भी चीज की, अगर मैं आपको बोलूं कंप्यूटर चलाने की पूरा थ्योरी बता दूं कि ऐसे ऐसे करके एमएस ऑफिस करा जाता है, आपको समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा। बट व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल, अगर आपको 4 चीजें करके दिखा दूं तो बनने लगेगा। बट अगर आपको थ्योरी बिल्कुल नहीं पता होगा तो जब प्रैक्टिकल करोगे तो हर चीज में अटकोगे, इसे थ्योरी पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो अभी हम लोग थ्योरी देख रहे हैं, उसके बाद जब प्रैक्टिकल करेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 ये कहते हैं कि व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद टू सच, सॉरी, व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद टू सच देन इन्वर्जन इज यूज्ड। यदि सेंटेंस आपका टू सच से शुरू होता है तो इन्वर्जन लगता है। लाइक जैसे वो बोल रहे हैं टू सच ए डिग्री, टू सच एन एक्सटेंट, टू सच ए पॉइंट, टू सच ए टू सच या टू सच लेंथ एक्सेट्रा। मतलब इस तरह से टू सच अगर सेंटेंस में लग रहा है, मतलब ये अगर सेंटेंस में दिया हुआ है टू सच, देखो यहाँ पे दोनों सेंटेंस में टू सच लगा हुआ है, अगर ये टू सच से सेंटेंस शुरू हो रहा है, जैसे आपने देखा ना सो और एडवर्ब ऑफ मैनर शुरू हो रहा है, या एडवर्ब ऑफ प्लेस से शुरू हो रहा है, या कोई भी एडवर्ब से शुरू हो रहा है, नो सुनर से शुरू हो रहा है, नेगेशन वाले सेंटेंस शुरू हो रहा है, नो से शुरू हो रहा है, ओनली से शुरू हो रहा है, मतलब कोई भी एडवर्ब शुरू होता है सेंटेंस तो इन्वर्जन लगता है उस केस में, उस केस में इन्वर्जन लगता है, राइट? तो यहाँ पे सेंटेंस आपका टू सच से शुरू हो रहा है तो वहां पे इन्वर्जन लगेगा। क्लियर है? जैसे टू सच ए डिग्री डिड देम मेक ए नॉइज दैट पीपल हेट देम, मतलब इतने ज्यादा जम के लोग शोर मचाते हैं कि लोग उससे नफरत करते हैं। तो यहाँ देखें टू सच ए डिग्री ये दिया हुआ है, तो टू सच ए डिग्री दिया तो यहाँ पे क्या आएगा? इन्वर्जन। डिड क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। दे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। मेक ए नॉइज शोर मचाना, ये क्या हो गया? शोर मचाना, ना आ गया ना, मेन वर्ब हो गया। तो ये क्या हो गया आपका? पार्शियल इन्वर्जन। क्या बना आपका? पार्शियल इन्वर्जन। तो सेंटेंस आपका अगर टू सच से शुरू हो रहा है तो आपका क्या बनेगा? पार्शियल इन्वर्जन आएगा। समझ में आ रहा है आपको? यदि सेंटेंस आपका स्टार्ट किससे हो रहा है? टू सच, ठीक है, तो पार्शियल इन्वर्जन आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, टू सच एन एक्सटेंट हैज मिस इफत चेक द कंटेंट दैट नो एरर इज लेफ्ट, मतलब इतने अच्छे से उन्होंने चेक किया मिस इफत ने कि कोई भी एरर नहीं बचा है। ठीक है, टू सच एन एक्सटेंट, यहाँ पे टू सच एन एक्सटेंट आया तो यहाँ पे हैज क्या हो गया आपका? हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। मिस इफत क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया।
चेक द कंटेंट, तो चेक क्या करना होता है, चेकिंग करना क्या है, मेन वर्ब है, और ये बाकी तो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आपने ये देख लिया, टू सच एन एक्सटेंट, मतलब टू सच से अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है तो क्या होगा, इन्वर्जन लगेगा। क्लियर है, समझ में आ गया सबको, सारे रूल्स क्लियर हुए? यस कम ऑन, रूल समझ में आया आपको कि नहीं आया? सर टू सच का मतलब क्या होता है अब? टू सच मतलब इतने हद तक, टू सच ए डिग्री मतलब इतनी ज्यादा मात्रा में, टू सच एन एक्सटेंट मतलब इतना ज्यादा के लिए यूज करते हैं ना, बोलते हैं इतना ज्यादा। टू सच ए डिग्री डिड दे मेक ए नॉइज दैट पीपल हेड देम, मतलब इतने जम के उन लोगों ने सोच में था, इतने जम के, इतना उतना जो करते हैं ना, टू सच, सच मतलब क्या होता है, इतना, मतलब क्वांटिटी बता रहा है, मेजरमेंट बता रहा है, डिग्री बता रहा है, इंटेंसिटी बता रहा है वो, कि कितनी मात्रा में हुआ है चीज। तो सच एन यस सर एक्सटेंट है, समझा। मतलब मिस सिफत ने जो कंटेंट चेक किया वो इतने एक्सटेंट तक, इतने हद तक जाके चेक किया, तो सच एन एक्सटेंट कि उसमें कोई एरर की गुंजाइश बची नहीं, इट इज टोटली फ्लॉलेस, एरर है ही नहीं उसके अंदर। क्लियर है, समझ में आया आपको? यस मैं सर। एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ, हमने क्या पढ़ा है इन्वर्जन में, क्या क्या पढ़ा, पूरे 11 रूल्स में क्या क्या पढ़ा, मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ, एक बार आप देख लोगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट यूज ऑफ इन्वर्जन में हमने पहला रूल जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि नो सूनर, हार्डली, स्कैर्सली, नेवर, रेयरली, जितने भी नेगेटिव टाइप के एडवर्ब होते हैं उनसे अगर शुरू होता है तो क्या लगता है, पार्शियल इन्वर्जन। ठीक है, सेकंड हमने पढ़ा, यदि सेंटेंस ओनली से शुरू होने वाले हैं, ओनली एडवर्ब से शुरू होने वाले हैं, वहां भी क्या लगता है, पार्शियल इन्वर्जन। आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ, क्या बोल रहे हो, मतलब आपको याद रखना पड़ेगा ये चीज, अगर नो सूनर, नेवर, सेल्डम, हार्डली से शुरू होता है तो भी पार्शियल इन्वर्जन, यदि सेंटेंस ओनली से शुरू होता है तो भी पार्शियल इन्वर्जन, यदि सेंटेंस इफ से शुरू होने वाले हैं, कंडीशनल क्लॉज हैं जो कि अनफुलफिल्ड विश और डिजायर के लिए यूज करा जाता है, प्रेजेंट और पास्ट के लिए, उस केस में यदि इफ को हटाते हो तो वहां पे इन्वर्जन करना पड़ेगा, तो सेंटेंस का मीनिंग वही हो जाएगा, जैसे हैड शी कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड हर। ठीक है, फोर्थ हमने पढ़ा कि यदि एडवर्ब ऑफ प्लेस लगे हुए हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस लगा हुआ है तो वहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब दोनों ही सब्जेक्ट से पहले आता है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट इन्वर्जन होता है, खासतौर पे जब नाउन लगा हो। लेकिन यदि प्रोनाउन दिया हो तो वहाँ पे इन्वर्जन नहीं होता है, ये पढ़ा हमने। देन रूल नंबर 5, यदि सेंटेंस आपका जो है नो एक्सप्रेशन शुरू होता है, कोई भी सेंटेंस नो से शुरू होता है, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, इन नो वे, एट नो टाइम, ठीक है, एट नो पॉइंट, अगर नो से सेंटेंस शुरू होता है उस केस में भी क्या होता है, पार्शियल इन्वर्जन होता है। उसके बाद हमने 6 पढ़ा है, 6 में हमने ये पढ़ा कि यदि आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस वाले फ्रेजल वर्ब से शुरू हो रहे सेंटेंस, उस केस में क्या होता है, और खास तौर पे जो आपका जो वर्ब है, यदि कम, वॉक, लाई, स्टैंड, गो, अगर इस टाइप के वर्ब लगे हुए हैं तो वहां पे डू, डज, डिड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और वहां पे क्या होता है, कंप्लीट इन्वर्जन होता है, क्योंकि एडवर्ब ऑफ प्लेसेस के फ्रेजल वर्ब्स हैं। ठीक है, रूल नंबर 7 में पढ़ा हमने, यदि सो लगा हुआ है, सो के बाद एडवर्ब ऑफ मैनर लगा हुआ है, जैसे सो वेल, सो रूडली, सो प्योरली, या सो क्यूटली, कुछ भी बोलो आप, सो स्मूथली, कुछ भी आप एडवर्ब ऑफ मैनर लगा दो यहाँ पे, और सो लगा हुआ है, उस केस में इन्वर्जन होता है, और वो भी क्या होता है, पार्शियल इन्वर्जन होता है। देन आपने 8th में पढ़ा, यदि नॉट ओनली और बट ऑल्सो के केस में, यदि जो 2 वर्ब दिए होते हैं, सिंग है, डांस है, टीच है, मोटिवेट है, केम है और स्टे है, और दो वर्ब दिए हुए हैं, तो दोनों वर्ब का इन्वर्जन नहीं होता है, बल्कि जो नॉट ओनली के साथ लगा रहता है उस केस में इन्वर्जन होता है। बट लास्ट वाला जो सेंटेंस था हमारा शिल्पा वाला, इसमें इन्वर्जन नहीं हुआ है क्योंकि नॉर्मल सेंटेंस है। रूल नंबर 9 में हमने पढ़ा, यदि सेंटेंस में यदि नीदर से, नॉर से या सो से स्टार्ट हो रहा है उस केस में इन्वर्जन लगता है, और नॉर्मली सेकंड पार्ट में होता है सेंटेंस। रूल नंबर हमने 10 में पढ़ा, यदि डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है और वहां पे यदि आपका जो रिपोर्टेड स्पीच जो है, ये जो ब्रैकेट के अंदर रहता है, और जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पहले की जगह बाद में दिया हुआ है और वो भी नाउन है उस केस में, तो फिर वो क्या होता है, वहां पे इन्वर्जन होता है। ठीक है, वहां भी इन्वर्जन होता है। लेकिन यदि उस केस में प्रोनाउन दिया हुआ है तो उस केस में इन्वर्जन नहीं होता है, नाउन है तो इन्वर्जन होता है। नेक्स्ट रूल नंबर लास्ट 11 जो हमने पढ़ा, ये पढ़ा है कि अगर टू सच से अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है उस केस में हम लोग क्या करते हैं, पार्शियल इन्वर्जन होता है। ये टोटल 11 रूल्स हमने पढ़ा है। ठीक है, समझ में आया कि सबको?
यस सर। हाँ सर। समझ में आया ना? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है एडवर्ब के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वी हैव 100 क्वेश्चंस, आपको ऑलरेडी नोट्स मिला हुआ 100 क्वेश्चन का, वो सॉल्व करेंगे हम लोग। और ये जो शीट है आज एडवर्ब का, ये आज मैं सेंड कर देता हूँ। थोड़ा बहुत टाइपिंग एरर वगैरह है, ऑलरेडी पढ़ाते समय बताया हुआ है मैंने, जिन्होंने अटेंड किया है क्लास, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ आज, ताकि एक बार रिवाइज कर सको आप इस चीज को, है ना? करेक्शन हम बात और सर जिन लोग ने एडवर्ब का लेक्चर अटेंड नहीं किया है उन लोग का? और जो देखो, जिन्होंने एडवर्ब का लेक्चर अटेंड नहीं किया है ना, वो भी जब 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो भले थ्योरी नहीं पढ़ी हो तो भी उनको समझ में आ जाएगा। मैं उस लेवल पे जाके पढ़ाऊंगा आपको, वहीं पे ऑन द Okay, स्पॉट sir. रूल बता दूंगा ना मैं, Yes, क्या sir. रूल है इसका, तो धीरे धीरे याद हो जाएगा आपको। 100 क्वेश्चन Yes. सॉल्व करना सर हो तो सारे आपने रूल अब से याद हो तक जाएंगे। कितने टॉपिक कवर किए? अभी तक बेटा उससे कोई मतलब नहीं है। आपने अब आपका तक कितने आप टॉपिक देखो, कवर किए? नहीं नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने टॉपिक मैंने कवर किया है। मेरे को 4 महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाता है मेरा, तो 4-4 महीने करके मैं साल में 3 बार कंप्लीट करता हूँ। लेकिन आपका तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक आपने सारे चैप्टर मुझसे नहीं पढ़ लिए, क्योंकि यहाँ पे बाजू वाले कॉपी से नहीं उतारना है आपको, हर चैप्टर आपको खुद पढ़ना है। मैं तो कोर्स 4 महीने में खत्म करता हूँ, लेकिन अगर आप मान लो 2 महीने के लिए छुट्टी पे चले गए, तो आपका कोर्स कितने महीने का हो गया? 6 महीने का, 6 महीने का हो सर जाएगा ना 2 आपका, 2 महीने का महीना हो और बढ़ जाएगा। जाएगा आपका। हाँ, भाई 2 मेरा महीने कोर्स तो 4 महीने में बढ़ खत्म हो जाएगा। गया, लेकिन आपका हुआ क्या खत्म? नहीं हुआ। आपके जितने लेक्चर छूटेंगे या आपने नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं। आपका टोटल 13 चैप्टर्स हैं इंग्लिश में, यदि 13 में से एक भी छूटा हुआ है तो आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ। मेरा भले ही 4 बार कंप्लीट होता है साल में, लेकिन आपका नहीं हुआ जब तक कि आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है। तो आप अपना सिलेबस देखो कि मेरा सिलेबस खत्म हुआ क्या। मैथ्स का अगर आपके 24 चैप्टर हैं, तो सारे 24 चैप्टर आपको टीचर से पढ़ना है। अगर आपने आज मिस कर दिया, आज आप कहीं नहीं हो, क्लास में नहीं हो, आप एबसेंट हो, तो ऐसा नहीं कि वो चैप्टर छोड़ देना है, ऐसा नहीं कि उस चैप्टर से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। और ऐसा भी नहीं होगा आप बाजू वाले से देख के लिख लोगे, स्कूल कॉपी नहीं उतार नहीं सकते, वैसा नहीं है ये सिस्टम। यहाँ पे आपको वो चैप्टर छूटा हुआ है तो चैप्टर आपको बोलना पड़ेगा, सर मेरा ये चैप्टर छूटा हुआ है, वो चैप्टर आपको दोबारा पढ़ना है। तो इट्स नॉट अबाउट आवर कोर्स कि मेरा कोर्स क्या है, इट्स अबाउट योर कोर्स कि आपका कोर्स कंप्लीट हुआ क्या है। आपने सारे चैप्टर पढ़ लिया तो आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, भले आपने 3 महीने में पढ़ लिया हो तो। लेकिन अगर आपके सारे चैप्टर नहीं पढ़े हुए हैं तो आपका कोर्स तब तक के बाकी है जब तक आपने सारे चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं। गेटिंग इट? और सर क्लासेस और सर कौन ऑनलाइन कौन है? से चैप्टर है वो नहीं, कैसे पता क्लासेस में आपको चलेगा? सारे चैप्टर्स रिपीटेड मिलेंगे मैडम आपको। जैसे अभी मैं आपको एडवर्ब क्लास पढ़ा रहा अब हूँ। से स्टार्ट होगी, मतलब वो ऑफलाइन अच्छा, का आपको पता है ओके, कभी? यू आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल क्लास, राइट? हाँ सर। फिजिकल क्लास आई कैन से कि फिजिकल क्लास का डिपेंड करता है